और एक साथ होने की वजह से बहुत लंबा हो जा रहा था, तो 4-5 घंटे तो आप बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि आप हाइब्रिड वाले हैं। समझ में आ रहा है? पुराने आदमी तो है नहीं कि 5 घंटा यहाँ बैठ लेंगे, तो 2 घंटे में तो आपका वैसे ही हालत खराब हो जाती है ना जी। तो इसलिए कंपनी के डायरेक्टर सर ने समझते हुए इन परेशानियों को 2 पार्ट में करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्टेप का मतलब ये होता है दुनिया के किसी भी काम को, किसी भी प्रोफेशन में आप जाते हैं तो आपका पहला कदम ये होता है कि आप वहां के बारे में जानें। समझ में आ रहा है? वहां के बारे में जानकारी लें कि है क्या चीज, और जब उसे जान लेते हैं उसके बाद आता है राइट स्टेप। वो जगह ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मेरा कदम जो मैं पहला रखने जा रहा हूँ वो सही साबित हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये जानना चाहिए। ठीक है जी? तो आपको फर्स्ट स्टेप क्लास मिला होगा, मिला है कभी? कंपनी का रजिस्ट्रेशन, पेन सारे नंबर मिले होंगे आपको, मिला है कि नहीं मिला? तो अब आपने ये तो समझ लिया फर्स्ट स्टेप क्लास में कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी सही हाथों में है, हमारी कंपनी को चलाने वाले लीड डायरेक्टर वेल एजुकेटेड है, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर है, सारी चीजें बेस्ट है। हमारी कंपनी गवर्नमेंट को सारे टैक्सेस पे करती है, चाहे वो सेल टैक्स हो, रोड टैक्स हो, प्रोडक्ट टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, यहाँ तक कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं, काम करने वाले, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका भी 5% टीडीएस गवर्नमेंट को जाता है। समझ में आ रहा है? तो कंपनी अपने आप में बहुत अच्छी है, हर तरीके से सर्टिफाइड है, हर तरीके से लगभग 18 सर्टिफिकेट कंपनी के पास में है, सारी चीजें मेंटेन है, कंपनी बेस्ट है, लोग बेस्ट है, यहाँ के सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो हमसे पहले आया वो वहां पैसा कमा रहा है, सब कुछ बेस्ट है, कंपनी तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मेरा जो कदम है, जो मैं पहला कदम अपना रखने जा रहा हूं कंपनी में, वो सही साबित होगा या नहीं होगा, इसे समझना जरूरी है। ठीक है जी? कंपनी में लोग बेस्ट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारे लिए बढ़िया साबित होगा या नहीं होगा, इसे समझने की जरूरत है। तैयार है सभी लोग? तो हम लोग समझते हैं राइट स्टेप। राइट स्टेप असल में होता है, मैं बताएगा, किसी भी खेल या कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लें, और जानकारी के साथ जब उस काम को करें तो हमें उसमें 100% की सक्सेस मिले, और सक्सेस मिलने के बाद में कोई पछतावा ना हो। समझ में आ रहा है? किसी प्रकार का कोई पछतावा ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सही कदम। समझ में आ रहा है? अब ये सही कदम होता क्या है, समझना क्या है? आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगा, हमारे इस देश में जैसे ही हम 18 साल प्लस होते हैं तो मतलब हम काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाके, किसी भी जगह पे जाके हम काम को कर सकते हैं। तो आपको भी ये पता होगा कि जैसे ही हमारे इस देश में लोग एडल्ट होता है, 18 साल प्लस होता है, तो उसके मन में एक चीज चलना शुरू हो जाता है कि मुझे अब पैसा कमाना। समझ में आ रहा है ना? तो अगर देखा जाए तो हमारे इस देश में ऐसे मुख्य कौन से रास्ते हैं जहां से हम पूरी ईमानदारी से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, जहां से अपना पालन पोषण कर सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं? समझ में आ रहा है ना? तो हम एक चीज को समझते हैं कि ऐसे कौन से रास्ते हैं जहां से हम पूरी ईमानदारी से पैसा कमा सकते हैं। अगर देखा जाए तो पूरी ईमानदारी से अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के टाइम में जो सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा चलने वाला काम है वो 4 ही, जहां से पूरी ईमानदारी से आप पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पूरी बेईमानी से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास 1000। ईमानदारी से कमाना चाहिए, बेईमानी से कमाना, ईमानदारी से, लोग बोल नहीं रहे, वो बेईमानी से, तो अभी पक्के बेईमान नहीं। पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे पास 4 रास्ते हैं जहां से हम पूरी ईमानदारी से पैसा कमा सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला दूसरे हम क्या बोलते हैं? दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा इन्वेस्टर और चौथा है बिजनेसमैन। ये 4 ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा इनकम करते हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छा चला रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस एम्प्लॉय यानी कि नौकरी को, क्योंकि बहुत चर्चित है। जब एक बच्चा थोड़ा ही समझदार होता है और जैसे ही थोड़ी सी समझदारी के दहलीज पे अपना कदम रखता है, माँ बाप बोलते हैं बेटा क्या बनेगा? बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा। क्या बनेगा? इंजीनियर बनूंगा। क्या बनेगा? मैं टीचर बनूंगा। समझ में आ रहा है? सारी कैटेगरियां वो चूज करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? नौकरी। समझ में आ रहा है? अब क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी
समझ में आ रहा है ना? अच्छा आप एक बार सोच के देखो, आज हमारी सोसाइटी समाज में ज्यादातर लोग क्या करना चाहते हैं? नौकरी। पक्की बात है। आप एक बार सोच के देखो, अंबानी परिवार में एक लड़का है आकाश अंबानी, अगर वो अपने घर में जाकर बोलता है कि मैं IAS PCS बनना चाहता हूं, तो अंबानी क्या बोलते? साले पागल हो गया क्या? इतना बड़ा पायर बना के रखो, इसका कौन तेरा बात संभालेगा? तो साले IAS PCS बनेगा, हमारे पीछे पीछे IAS PCS घूमते हैं, है ना? बहुत सारी लड़ाइयां हो जाएंगी IAS PCS के नाम पे, और हमारे घर में अगर हम जाके बोलते हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो उतनी ही लड़ाइयां हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस है। अगर वो बोले हमें नौकरी करना है तो उसके घर में लड़ाई हो, और हम जाके बोले बिजनेस करना है तो हमारे घर में लड़ाई हो। क्यों? मानसिकता सेट है भाई, उनकी मानसिकता सेट है क्योंकि दादा परदादा साले करते आ रहे बिजनेस और तू करेगा नौकरी। हमारे यहाँ वैसे इतने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तू चलेगा नौकरी करने? पागल हो गया है, क्योंकि उनकी मानसिकता सेट है कि हमें नौकरी लेनी है भाई, लेनी थोड़ी है। समझ में आ रहा है? हमने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना रखी है, लोगों को 1-1 लाख रुपए सैलरी पे रखे हैं, और तू जाके साले नौकरी करेगा? दिमाग खराब हो गया। और हमारे घर में बोलते हमें बिजनेस करना है तो बोलेंगे तू तेरा दिमाग खराब है, बिजनेस चलता है? फलाने का लड़का खोला था बिजनेस, बंद हो गया कि नहीं बंद हुआ? फलाने ने ठेले की दुकान खोली थी, चल पाया? तेरा दिमाग खराब है, या चुपचाप नौकरी कर, फिक्स सैलरी मिलती है, वहां कोई टेंशन नहीं है, हर महीने पैसा आ जाएगा। अगर तूने नौकरी छोड़ बिजनेस कर लिया, किसी महीने मान ले घाटा लग गया, फिर कहाँ जाएंगे? दिमाग खराब है तुम्हारा। समझ में आ रहा है? इतना समझा देंगे भाई साहब, हम भी समझ लेंगे कि नौकरी की बेस्ट है। समझ में आ रहा है? होता क्या है, मानसिकता की बात होती है, सोसाइटी की बात होती है, कल्चर की बात होती है। जिस चीज को सुनते सुनते हम जवान होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हीं चीजों पे हमारा दिमाग जाता है। समझ में आ रहा है? बचपन से लेकर 55 तक हम एक ही चीज सुनते हैं कि भैया नौकरी इज द बेस्ट। नौकरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि अगर हम काम भी न करें तो भी बस। समझ में आ रहा है? ये सारे हमारी मानसिकता सेट, और जब मानसिकता सेट है तो हम उन्हीं सारी चीजों पे चलते हैं। समझ में आ रहा है? नौकरी आखिर में है क्या चीज, इसे समझना बहुत जरूरी है, जिसके पीछे लगभग अगर देखा जाए तो 90% लोग तो दीवाने हैं, चाहे वो फिर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी हो या गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी हो, कोई भी नौकरी। लेकिन फिलहाल जब बचपन में हम पैदा होते हैं और पैदा होने के थोड़ा सा जवान होते हैं, समझदार होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज चलता है, वो सरकारी। ऐसा ही है? तो हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं क्लास में, और पढ़ाई करने के बाद जब हम हाई स्कूल एंटर करते हैं, और करने के बाद हमारे मन में यही करना होता है तो कोई भी एक वैकेंसी आ जाए जहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम सेट, है ना जी? ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल से बैग लेके भाग जाते हैं, अनपढ़ ही नहीं किया तो वो कभी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। लेकिन 90% लोग जो पढ़ाई करने के मकसद से गए स्कूल में, उनका मकसद एक ही था, मुझे नौकरी लेनी। समझ में आ रहा है? ऐसे 100% लोग जो कि क्या करते हैं, पढ़ाई नौकरी पाने के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, इनमें सिर्फ 2% ऐसे लोग होते हैं जिनकी सरकारी नौकरी लगती है। समझ में आ रहा है? 2% लोगों की सरकारी नौकरी लगती है, बाकी 98% ऐसे लोग होते हैं जो वहां पे फेलियर होते हैं। यानी कि अगर औसत चेक किया जाए कामयाबी का यहाँ पे, तो ओनली 2% है जो लोग सक्सेस होते हैं, कामयाब होते हैं। क्योंकि पढ़ाई का मतलब अगर हमने 1 से लेकर 5 तक भी पढ़ाई किया तो मकसद हमारा एकदम तय था कि हमें क्या करना है, वो नौकरी। मगर हम वहाँ के फेलियर में ही गिने जाएंगे क्योंकि हमने शुरुआत तो किया। समझ में आ रहा है? हमने शुरुआत तो किया था और हम 2% में नहीं आ पाए बस। उसी तरीके से जब हम 98% वालों को देखते हैं तो ये 98% लोग निकलते हैं मुंबई, दिल्ली, पंजाब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां करने के लिए। अब वहां पे जाते हैं, इनमें से सिर्फ 2% ऐसे लोग होते हैं जो उस फील्ड में भी जाके अपने नाम का सिक्का चलाते हैं। जैसे कि किसी कंपनी में गए, एक एम्प्लॉय बन के, एक हेल्पर बन के, और वहां पे इतना काम किया, इतना दिमाग लगा के मेहनत किया कि एक दिन वहां का कारीगर बन जाता है, फिर एक दिन वहां का सुपरवाइजर बन जाता है, फिर एक दिन वहां का मैनेजर बन जाता है, फिर एक दिन ऐसा आता है उसके पास पैसा इकट्ठा करके वो वैसी ही छोटी कंपनी रन करता है। समझ में आ रहा है? 2% लोगों की तादाद होती है। फिर उसके बाद ऐसे लोग होते हैं जो 98% ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जीविका को बस काट रहे होते हैं। 10,000 की नौकरी होती है,
है, एक टमाटर 4 बैठ के, समझ में आ रहा है? एक टमाटर होता है, उसकी फैमिली में 4-5 लोग होते हैं, वो बैठ के खा रहे होते हैं। उसका पर पर्सन अगर पर हेड आए और सोचा जाए तो ज्यादा से ज्यादा इसकी सैलरी 3000 से ऊपर नहीं है, क्योंकि खाने वाले तो 4 है ना, तो उनमें डिवाइड हो गया। समझ में आ रहा है ना? इस हिसाब से पैसा कभी बचा नहीं पाते हैं और अपनी जिंदगी को जैसे पैसे काटते चले जाते हैं और इनके मन में एक ही चीज चलता रहता है, भैया जिंदगी एक बोझ है, जब तक जिंदा है तब तक दुख है, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं। समझ में आ रहा है? कुछ कैटेगरी होती है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 100% में जब शुरुआत करता है पढ़ाई का, और पढ़ाई करने के बाद वो 2% लोग जिनकी जिंदगियां बदल जाती है, जो 2% में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं। इनकी जिंदगी पहले समझ में क्या होती है, समझना चाहेंगे? तो सबसे पहले इनको समझते हैं कि जो 2% में आते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर मान लो नॉर्मल एक हमें जिंदगी चाहिए टीचर बनना, कौन सी चाहिए? अगर हमें टीचर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा? भाई पीछे वाले जिंदा है, और तो नहीं हो रहे, हो रहे तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैसे भी टेंशन नहीं है, ठीक है ना? अगर बोर हो रहे हैं तो बताइए, चलिए कहानी सुनाते हैं, सुनेंगे? एक बार की बात थी, 3 फल थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, और बातचीत कर रहे थे इंसानों के। बोले यार इंसान बड़े हरामी। केले ने बोला नारियल और नींबू से, बोला यार ये बड़े हरामी लोग, सालों इनको शर्म ना कि एक पैसे की चीज है, बीच चौराहे पे हमको नंगा करके। तो नींबू ने बोला भाई मेरे साथ तो फिर भी ठीक ही हो रहा है, हमारे साथ तो उससे ज्यादा बदतर सलूक कर रहे हैं। बोला वो कैसे? बोला यार यहाँ से तो पहले छाट के एकदम बढ़िया वाला लेके जाएंगे, और लेके जाने के बाद घर पे बीज से साले काट, और बीज से काटने के बाद एकदम निचोड़ देंगे, और जब थोड़ा बहुत बचा रहेगा उसको पानी में डुबो के साले निकलेंगे। नारियल बेचारा बैठे बैठे सुन रहा था, बोला यार तुम लोगों के साथ फिर भी ठीक होता है, हमारे साथ तो इससे ज्यादा जाती करते हैं। बोले क्या? बोले यार पहले तो मुझे लेके जाएंगे, हिलाएंगे, हिलाने के बाद सब ठीक ठाक, उसके बाद कपड़ा फाड़ेंगे, और फाड़ने के बाद कहीं देखेंगे पत्थर, और उस पर खूब तेज से मारेंगे, और जब तेज से मारेंगे दर्द के मारे मेरा मुंह निकल जाएगा, उसी को पानी में डाल के पीछे। टीचर साहब बनना है तो उसके लिए हमें तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्लास से लेके 10वीं तक पढ़ाई करने के लिए। आज के टाइम में खर्चे कितने आ जाएंगे भाई? जैसे कि बस का खर्चा, स्कूल का फीस, कॉपी का खर्चा, ड्रेस का खर्चा, पर्सनल खर्चा, पॉकेट मनी, सब मिला के बच्चे का खर्चा कितना हो जाएगा? 5 लाख, 50,000, 2 लाख, 1 लाख और 1,00,000 रुपया होता है। छोटा छोटा खर्चा होता है तो समझ में नहीं आता है, लेकिन लगभग हो जाता है। समझ में आ रहा है? 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने किया, और 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या टीचर बने? नहीं बन पाए। अब क्या करना पड़ेगा? 10वीं क्लास से लेकर 12 तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ कितना खर्चा हो जाएगा? ज्यादा नहीं, 50,000 तो हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन कोचिंग भी तो करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद बिना कोचिंग के तो काम ही नहीं चले। स्कूल में मास्टर साहब पढ़ाते नहीं, बोलते तुम मेरी कोचिंग में है नहीं है ना, सब वाले साइड हो गए, मुझे तो बताऊंगा, मुझे सवाल का जवाब नहीं बताऊंगा, मैं कोचिंग पहले कर हमारे यहाँ पर बताऊंगा। समझ में आ रहा है? सब कुछ देकर 50,000 का खर्चा तो होना ही है। फिर उसके बाद क्या हम टीचर बन गए? फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में 3 साल का कोर्स होता है, अगर यहीं पे
तो यहाँ से भी हमारा लगभग 2-3 लाख का खर्चा हो जाएगा क्योंकि हम हॉस्टल लेंगे। हॉस्टल का पर ईयर का 60-70 हज़ार रुपया लगता है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद स्कूल फीस हो गया, काम धाम मिला के जो कुछ भी होता है लगभग सालाना 1 लाख का खर्चा तो होना है। क्योंकि जब एक ग्रेजुएशन में लड़का चला जाता है ना तो वहाँ एडल्ट हो जाता है, तो उसके खुद के खर्चे कम और गर्लफ्रेंड के खर्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उठाना उसी को, समझ में आ रहा है। दिक्कत और सच्चाई तो पिताजी से जैसे भी झूठ बोल के मनाया तो 3 लाख रुपये यहाँ भी लग जाए, ठीक है जी। 3 लाख का खर्चा कर दिया, आप तो बन गया उनके टीचर, आगे बढ़े तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का कोर्स के भी है तो 2 साल यहाँ लिख के 2 लाख रुपया लगा दिया, तो अब बन गया टीचर नहीं बने तो बीएड कर लेंगे। बीएड किए 2 साल 2 लाख, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टीईटी करेंगे, 1 साल का कोर्स ज़्यादा नहीं 50,000 रुपया लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, सुपर टाइट करेंगे, सुपर टाइट का 1 लाख रुपया फीस है, ठीक है जी। उसके बाद 5 साल घूमेंगे, 5 साल घूमेंगे तो 5 लाख रुपया लगाएंगे, क्योंकि घूस भी तो देना पड़ेगा, नौकरी ऐसे थोड़ी मिलती है। सोर्स द फोर्स मनी द पावर, आपको तो पता है ना। पढ़ाई कर लिए, पढ़ाई करने के बाद सोर्स लगाना पड़ेगा, सोर्स लगा लिए तो फोर्स के लिए क्या चाहिए, मनी, क्योंकि मनी पावर है। पैसा दिए, नौकरी दिए तो 5 लाख रुपये यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो टोटल खर्चा कितना हो गया भाई, 17 लाख। कितना हुआ, 3 3 6 2 8 2 10 और 10 से 11 11 17 लाख का इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत समस्या 2% में आना है ना, 100% में से 2% में अगर आना है तो ये सारे कैसे करना पड़ेगा। पढ़ाई कर दिया, सब कुछ कर दिया, 17 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिए और 17 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब क्या होगा, तो पैसा पर मंथ का कमाएंगे तो 1 साल का कितना कमाएंगे भाई, 4,80,000 रुपया आपने कमाया, और जब 4,80,000 रुपया आपने कमा लिया तो पूरा बचा लेंगे। तो जोड़ना भूल गए, उम्र कितनी पढ़ते भाई, 5 साल का बच्चा होता तो 6th क्लास में एडमिशन होता है और 11 साल पढ़ाई करेगा तो लगभग 5 साल मिला के 16 साल का हो गया। फिर इंटर करेगा 2 साल, 16 तो 18 हो गया, ग्रेजुएशन करेगा 3 साल तो 21 हो गया, और पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तो 2 साल 23 हो गया, बीएड करेगा 2 साल तो 25 हो गया, फिर उसके बाद टीटी करेगा 1 साल, कितना हुआ 26, और सुपर टाइट करेगा तो 27, और 5 साल घूमेगा तो कितना हुआ 32 साल 32 साल हो गया। कितना साल नौकरी की रहते हैं भाई, 52 साल में रिटायर होते हैं, 52 साल में रिटायर। अब कितना बचा इनके पास, 20 साल बचा ना। इसी जिंदगी में चाहे अमीर बन जाओ या फकीर बन जाओ, जो बनना है इसी 20 साल में बनना है, क्योंकि अब तक तो स्ट्रगल था ना। जैसे आप यहाँ आके 4 दिन में यूं बजाते हो, यार 1 लाख तो नहीं लग रहा है, ये बेचारा हुआ नहीं, 32 साल मेहनत किया, 32 साल का स्ट्रगल है, और आप 32 दिन भी नहीं स्ट्रगल कर पाए, बना रहा ना। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है, बड़ी रातें उसके लिए जागना पड़ता है। एक नौकरी हासिल करने के लिए 2% वाले में आने के लिए कितनी रातें उसने जाग जाग के मेहनत किया होगा, पढ़ाई किया होगा, इसको क्या जिसको मिला है उससे पूछना, समझ में आ रहा है। तो कामयाबी पाना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। फिर किसी भी फील्ड का, हर फील्ड में स्ट्रगल है, हर फील्ड में परेशानियां, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से 20 साल उनके पास बचा हुआ है, यदि 20 साल में जो अमीर बन जाए, मशीन बन जाए, जो भी बन जाए। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले आया 4,80,000 रुपया आया 1 साल का, तो कम से कम कितना खर्चा हो सकता है 1 साल में, 1 साल में इनके फैमिली पे, इनके खुद पे कितना खर्चा हो सकता है, 1,70,000, 2 लाख और कोई क्या बचाया कितना,
एक साल में 4 लाख रुपया सेविंग और 4 लाख के साथ दूसरा वेतन रखते रखते इनको कम से कम 5 साल तक देना पड़ेगा। तो लगभग आया कितना 20 लाख आया ना। कोई दिक्कत यहाँ 5 साल माइनस हुआ बचा कितना 17 साल होता है। 20 लाख इनके पास आ गया और 20 लाख आ गया तो 17 लाख रुपये पहले लगाए थे ना, तो 17 यहाँ से माइनस हुआ बचा कितना ये भी अकाउंट में 3 लाख। अगला इनका जो वेतन लग गया, अगला वेतन लगा 50,000 रुपया हो गया दूसरे वेतन में और 50,000 के होने से जब कमाना शुरू किए तो 12 महीने कमाएंगे 12 से 6 लाख रुपया आया और 6 लाख रुपया जैसे इनके पास में आया तो 6 लाख में अब हो सकता है अभी तक इन्होंने बोला था जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं, अब शादी कर लिए होंगे तो इस 5 साल के बीच में हम दो हमारे दो भी हो गए होंगे और साथ में फैमिली में माँ बाप भी हैं तो खर्चे थोड़े बढ़ गए, बड़े होंगे कि नहीं बढ़े? 80,000 में मैनेजमेंट नहीं बनता तो अब यहाँ कम से कम इनका खर्चा हो जाएगा कितना भी कर तो फिर बचाया इन्हें कितना फिर 4 लाख बचाया सालिना और 4 लाख के हिसाब से बचाया तो 5 साल कितना हुआ 20 + 3 बराबर कितना हुआ 23 लाख आया। अब 23 लाख में देखो कोई भी टीचर बनता है तो या फिर कोई भी अपनी फील्ड में जब कामयाबी हासिल करता है तो उसका मकसद क्या होता है कि सबसे पहले तो पैसा नहीं चलेंगे, दूसरा ये होता है कि अब जो बाबा दादा का बनाया हुआ घर है क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगभग ऑलमोस्ट सभी लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, ऐसा ही है ना 80% तो गाँव से ही बिलोंग करते होंगे हमारी। तो हर एक इंसान की सोच होती है जैसे ही मेरे पास कामयाबी आए तो मैं क्या करूं सबसे पहले बाबा दादा का बनाया हुआ घर नए जनरेशन में कन्वर्ट कर दें, उसको रिच फाउंडेशन क्रिएट करके फिर से उसको ऐसा ही होता है ना। इनका 23 लाख रुपया घर में लग गया, इन्हें मस्त आलीशान घर बना, समझ में आ रहा है तो आलीशान घर बन गया, अकाउंट में जीरो हो गया लेकिन एक घर बन गया, समझ में आ रहा। उसके बाद में यहाँ 15 से 5 और माइनस हुआ कितना हुआ अभी तक तीसरा वेतन लग गया और तीसरे वेतन में आना हुआ 60 कितना 60,000 रुपये 12 कितना हुआ 7,20,000 आया 7,20,000 रुपये जो इनके पास आया। अब जो खर्चा है वो ज्यादा नहीं बस 2,20,000 रुपये निकाल देते हैं, बाकी का बचा कितना 5 लाख रुपये 5 बराबर कितना हुआ 25 लाख। इस साल कितना आया 25 लाख 5 साल के 25 लाख रुपया आया और 25 लाख में अब इन्होंने सोचा भैया देखो घर बन गया, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बढ़िया तरीके से सब कुछ है अपने पास, अब क्या होना चाहिए घर पे 4 व्हीलर खड़ी होनी चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि भाई गांव के हिसाब से या तो बुलेरो ले लो या फिर उसमें डिजायर ले लो बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा डिजायर ले लिए 10 लाख रुपया इसमें से माइनस हो गया, बचा कितना अब इनके पास क्या हो गया तो समझ में तो आ रहा कितना है इनके पास क्या क्या हुआ एक गाड़ी हो गई एक स्प्लेंडर भी हो गई हो गया बढ़िया सा, उसके बाद इनके पास में डिजायर गाड़ी भी हो गई और 17 लाख की सेविंग भी, ठीक है जी। अब इस 10 में 5 माइनस हो गया, अब बचा कितना 5 तो सही बात 15 लाख इनके पास बचा हुआ है। इस 5 साल में 25 की जगह 30 लाख बचा, कितना 30 लाख तो प्लस कितना हो गया 30 लाख। उसके बाद आपको पता है कि रिटायरमेंट पे कुछ पैसा मिलता है जिसमें गवर्नमेंट वाले ना बोनस समझते हैं कि मतलब यही हमारी जिंदगी का सहारा होगा जो हमें रिटायरमेंट में मिले। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट देती थी कि जितना आपकी सैलरी थी उसका आधी सैलरी रिटायरमेंट के बाद मिलती है, ऐसा मिलता था जिसका क्या बोलते थे पेंशन। लेकिन आज के टाइम में पेंशन गवर्नमेंट ने बंद करके बोला भैया एक ही बार ले जाओ, हम तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं करते, एक ही बार लेकर जाओ जो करना है। तो गवर्नमेंट ने मान लेकर 15 लाख रुपया और दे दिया है, कितना
15 लाख रुपया दे दिया। अब टोटल कितना हुआ? 60, यानी कि 60 लाख रुपया ये हो गया, प्लस में घर, प्लस में कार और अच्छी लाइफ। मतलब देखा जाए तो कुल मिला जुला के 1 करोड़ के आसपास में इन्हें छाप दिया। समझ में आ रहा ना? नौकरी अगर मिल गई भाई साहब तो ये समझ लो 1 करोड़ के आदमी हो, 2% में करा, ठीक है ना? तो आप 2% में आने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होगा कि कितने कंपटीशन फेस करने पता है ना? एक वैकेंसी और 1000 लोग उसमें कितने वैकेंसी होती है, एक फाइटर होते हैं 1000 और 1000 लोग उसमें कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो एक का सिलेक्शन होता है, 999 लोग फेल होते हैं। तो गलती हमारी पढ़ाई कायम ने किया, कुछ गलत किया क्या? लेकिन अब जब वैकेंसी ही नहीं है गवर्नमेंट के पास तो दे कहां से? अब बड़े सारे लोग धरना देते हैं, भैया हमने पढ़ाई कर लिया, गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है नौकरी? ये सरकार गलत है, इस सरकार को गिराओ, सारी दूसरी सरकार लाओ, नौकरियां ही नौकरियां। ऐसा है भाई, जितनी वैकेंसी उतने ही लोग तो लेंगे। अब रिजर्व कैंडिडेट थोड़ी रखे कि तुमको बैठा के फ्री में देता रहे गवर्नमेंट, ऐसा नहीं बेटा, मेरे पास बहुत कुबेर का खजाना है, ऐसा है क्या? समझ में आ रहा? अब ये हम समझते हैं कि इतनी लिमिटेड वैकेंसियां हैं क्यों और इतना लिमिट में क्यों? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ये जो 1 करोड़ वाला हमने सपना देखा, 1 करोड़ वाले में आना हम चाहते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट पैदा, ये नौकरी के इतने दीवाने, इतने लोग इसके लिए जान दे रहे हैं, इतने लोग अपना घर परिवार छोड़ के जाके कहीं बाहर में पूरी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से घर परिवार छोड़ के सन्यासी बन के तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में चले गए तो 5 साल आ नहीं रहे हैं। नौकरी के दीवाने, इतनी दीवानगी इतने अल्ट्रा लेवल पे कैसे? तो हमें समझना ये होगा कि हमारे देश में इस नौकरी का क्रेज इतना ज्यादा कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा हमारा भारत देश कभी गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का। तो पता है सबको? आजादी का जश्न मनाते हैं हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं। तो आपको पता होगा अंग्रेजों के गुलामी से पहले हमारे देश में मुगलों का राज हुआ और मुगल अंपायर जब हमारे देश में तकरीबन 600 साल तक राज करी और 600 साल के बाद उस पर सबसे पहले हमला किसने किया? अंग्रेजों ने। कैसे किया? उन्होंने सबसे पहले कदम रखा इस भारत देश में। इस तरीके से वो आए थे हमारे देश में व्यापार करने, बिजनेस करने। उनको ये पता था कि ये जो भारत की भूमि है यहाँ से सोना उगलती है, ये भारत की, समझ में आ रहा ना? यहाँ पे हर तरीके की खेती होती है, हर तरीके की चीज मिलती है, ज्यादातर मसाले की यहाँ पे उत्पत्ति हो जाती है। समझ में आ रहा है? अलग अलग कंट्री में जितने भी मसाले जाते हैं लगभग इंपोर्ट हमारे ही देश से। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वो आए हमारे देश में और उस टाइम का जो राजा हुआ करता था, उस राजा से बोले कि भाई मैं एक कंपनी यहाँ लगाना चाहता हूँ और कंपनी लगाने की हमें अनुमति दे। तो जो उस टाइम का राजा था उसने सीधा बोला भैया यहाँ कंपनी नहीं लगा सकते, ऑलरेडी हमारे पास और कंपनियां जो इस चीज को लीड कर रही हैं, जो मसाले का व्यापार में अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो हम तुम्हें नहीं दे सकते वहाँ। तो हुआ क्या, ब्रिटिश वाले जब आए और फिर से गए अपने राजा के पास, बोले वहां से तो जो वहां का राजा है उसने मना कर दिया। तो उसने सलाह दिया, बोले एक काम करो फिर से जाओ, लेकिन अब की बार खाली हाथ मत जाओ, महंगे महंगे गिफ्ट और तोहफे लेके जाओ। तो वो लेके फिर से पहुंचे और पहुंचने के बाद फिर से अर्जी लगाई कि महाराज जी हमको एक मौका दीजिए यहाँ फैक्ट्री लगाने का, कंपनी लगाने का। उसने मौका दे दिया और जब मौका मिला ब्रिटिश वालों को तो उन्होंने एक कंपनी बनाई जिस कंपनी का नाम दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लगा दिया गया हमारे भारत देश में। लगाने के बाद धीरे 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 वो अपना पैर फैलाना शुरू किया और जब पैर फैलाना शुरू किया, अच्छी अर्निंग करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे उसने सोचा कि क्यों ना हम देश को ही गुलाम बनाएं, क्योंकि पहले उसको मौका दिया गया पैर रखने का, तो उसने पंख फैलाना शुरू किया। और जब उसको ये चीज लगा तो उसने क्या किया, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू मुगलों पे हमला कर दिया और जब हमला किया तो पूरी तरीके से फेल हो गया, बहुत बुरी तरीके से मुगलों ने हरा दिया। और हराने के बाद उनको बोला भैया तुम अपना ताम धाम उठाओ अपने देश।
फिर क्या हुआ, वो जाके पैरों में गिर गया, गलती हो गई और गलती की उनने माफी दे दी और माफी देने के बाद फिर से वो बैकअप में आए और बैकअप में आने के बाद धीरे धीरे फिर से अपने आप को बिल्ड किया और बिल्ड करने के बाद हमने गवर्नमेंट से मांग की, उस टाइम के राजा से मांग की कि हम चाहते हैं कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये जो टैक्सेस पे करती है वो अब तुम्हारी सरकार को समझ में आ रहा है। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, एक केंद्र में सरकार होती है, फिर दूसरी राज्य में सरकार होती है, फिर सांसद होते हैं, सांसद के नीचे विधायक होते हैं, विधायक के नीचे बड़े सारे कर्मचारी आते हैं, समझ में आ रहा है ना, जिला वाले होते हैं, जिला अध्यक्ष क्या बोलते हैं, जिला पंचायत, फिर जिला पंचायत के नीचे आते हैं प्रधान, प्रधान के नीचे आते हैं बड़े सारे वो बीडीसी वगैरह आते हैं, समझ में आ रहा है। इस तरीके से फिर आती है जनता, समझ में आ रहा है। उस टाइम पे वहां पे भी था एक था केंद्र में बैठा हुआ, दूसरा था छोटे छोटे राज्य का, समझ में आ रहा है। ये जो पहले राजा से लगाया गुहार कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी सरकार को टैक्स नहीं दूंगा और दूसरी चीज मेरी कंपनी का खुद की आर्मी होगी, डिफेंस। अब उसने मना कर दिया सीधा, बोला भाई ये तो फिर तुम विद्रोह करने की तैयारी, समझ में आ रहा ना, मना कर दिया। और मना करने के बाद अंग्रेज बड़े खतरनाक और शातिर लोग, आपको पता होगा अंग्रेजों के बारे में, इन्होंने जितनी लड़ाइयाँ और जितने देशों को अपना गुलाम बनाया, ज्यादातर लड़ाइयाँ इन्होंने दिमाग से क्या, कभी तोप और गोले से, समझ में आ रहा है। ज्यादातर लड़ाइयों में ये दिमाग से जीत लेते थे, लोगों को आपस में लड़वा के उल्टे सीधे फटाफट करके जीत लेते थे तुरंत, समझ में आ रहा है। बहुत तगड़ी अंपायर थी, ब्रिटिश अंपायर बहुत बड़ी अंपायर उस टाइम की, समझ में आ रहा है ना, जो पूरी दुनिया की आधी दुनिया पे लगभग कब्जा कर लिया। और उसके बाद हुआ क्या कि हमारे भारत देश में उन्होंने क्या किया, जब ऊपर वालों से नहीं बात बनी तो नीचे वालों को अपना सरकार बोला मैं तुम्हें टैक्स दूंगा, मैं उसको क्यों दूं, मैं तुम्हें दूंगा टैक्स। और वो भी उसकी बातों में आ गए, धीरे धीरे अपने ही देश के कुछ लोगों को बनाया, अपनी तरफ लिया ब्रिटिश वालों ने, और लेने के बाद उनकी सेना इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद मुगलों को हरा दिया। और मुगलों को जब हरा दिया उनको पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिया और हटाने के बाद ब्रिटिश राज आने के बाद में हमारे देश के लोगों को ही उन लोगों ने गुलाम बनाना शुरू किया, क्योंकि जितनी भी हमारे देश में सारी चीजें थी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोयले की खदान हो, पेट्रोलियम हो, हर जगह पे लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था और उनके काम के हिसाब से पैसा किसी को नहीं दिया था। जबरदस्ती काम करवाना, हर तरीके के टैक्स लगा देना, उस टाइम पे कर होता, समझ में आ रहा है। कर जिसे हम लगान बोलते हैं, लगान दिया देना पड़ता था। किसानों भी इतना लगान लगा दिया कि जिसके पास 5 बोरी अनाज आ रहा है 4 बोरी वही उठा के लेके चले। अब बड़े सारी परेशानियां शुरू, लेकिन उनके साथ में बड़े सारे लोग थे हमारे हिंदुस्तानी, जिनको किसी को आर्मी में रख लिए, किसी को पुलिस में रख लिए, समझ में आ रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे देश के सूरवीर थे जो 3 लोगों ने हमारे इस देश के लिए अपना बलिदान दिया था फांसी चढ़ के, समझ में आ रहा है। सुखदेव और भगत सिंह, समझ में आ रहा है ना। उसको फांसी देने वाला कौन था, अंग्रेज तो थे, लेकिन फांसी पे चढ़ाने वाले तो इंडियन थे ना, जिनको नौकरियां नहीं मिली। तो ऐसे तरीके से उन लोगों ने कब्जा बना लिया था लोगों की मानसिकता पे, कि लोगों को गुलाम बना भी लिया और लोगों को समझ में भी लिया, उनके दिमाग को हैक कर लिया और धीरे धीरे गुलामी की तरफ लेके गए। नौकरियां जबरदस्ती नौकरी नहीं बल्कि गुलामी देना शुरू कर दी, लोगों को गुलाम बनाना अपना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे गुलाम या नौकर ही बोला जाता था, किसी को नौकरी नहीं दिया जाता। समझ में आ रहा है। ये सिस्टम चलना शुरू हुआ, धीरे धीरे ऐसा हुआ। उस टाइम पे महात्मा गांधी जी ने देखा कि हमारा तो देश है गुलामी की तरफ जा, तो उन्होंने एक नरम दल बनाया अपना, और नरम दल बनाने के बाद उससे जितने भी लोग थे वो बड़ी शांति से इसके खिलाफ हो गए, प्रोटेस्ट, समझ में आ रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने बोला भैया स्वदेशी अपनाओ, इनकी सारी चीजों को आप बहिष्कार करो, ये खुद ही बात है, समझ में आ रहा है। तो फिर हुआ क्या, अंग्रेज बड़े शातिर आदमी फिर से उनको भगा दिया, समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, हम आपको क्या चाहते हैं कि आप भी हमारी इस पार्टी में शामिल हो जाए और आपको भी उतना ही हक दिया जाएगा जितना कि ब्रिटिश लोग। और गांधी जी ने वहां से अपना प्रोटेस्ट हटा दिया, और हटाने के बाद फिर गरम दल वाले कुछ लोग, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी थे, भगत सिंह लोग थे, ये गरम दल वाले थे जो एकदम बोले कि सारा ऐसे आजादी नहीं मिलेगी,
इनको मार के भगाना पड़ेगा तभी ये भागेंगे। समझ में आ रहा है? और नरम दल गरम दल मिल के जब लड़ाई किए और करने के बाद एक वक्त आया सन 1947 ईस्वी में अंग्रेजों को भगा दिया। अंग्रेज तो भाग गए लेकिन अपनी मानसिकता देखे, सोच जो गुलामी वाली थी वो देखे, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने सिस्टम बना दिया था पढ़ाई का, एजुकेशन लोगे तो 100% उसमें नौकरी की ही बातें बताई जाएगी, कभी बिजनेस की बातें नहीं बताएगी। हर नौकरी यानी कि हर एक पढ़ाई में नौकरी इंक्लूड है। कौन सी पढ़ाई करोगे तो कौन सा नौकर बनोगे ये क्लियर रहता है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सेट करके वो चले गए और जाने के बाद जाते जाते उन्होंने देखा कि अगर इस देश को ऐसे ही छोड़ के चले गए तो ये ब्रिटेन को भी अपना गुलाम बना लेंगे फिर, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े खतरनाक हैं। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या किया, उलझाने के लिए बोलो ऐसे नहीं जाएंगे शांति से, इनको दो पार्ट में डिवाइड करके जाएंगे ताकि आपस में लड़ते। तो उन्होंने क्या किया, दो देश में डिवाइड कर दिया, एक हमारा हिंदुस्तान, दूसरा हो गया पाकिस्तान बना दिया। अब उन्होंने सोचा लड़ाई करनी है, अभी तो आपस में लड़ोगे। जैसे मान लो तुम्हारा बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, तुम्हारे कुछ जमीन पे ज्यादा कब्जा कर दे तो तुम्हें हमेशा जैसे ही बैठे रहोगे सारे ने कब्जा कर लिया, तुरंत लिखोगे सारे से लड़ूंगा मैं। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हमारे देश को उस देश से जब बांटा और बांटने के बाद उसने क्या किया, बोला कश्मीर इसको इधर कर, और जब इधर कर देंगे तो पाकिस्तानी मानेंगे नहीं और लेने के लिए रोज लड़ाई करेंगे, और जब ये लड़ाई करेंगे तो हमारा फायदा ये है कि जितने भी गोले बारूद चाहिए वो हम ही तो देंगे। समझ में आ रहा है? जितने भी फाइटर जेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, खरीदोगे उन्हीं लोगों से। समझ में आ रहा है? यहाँ से भी धंधा करेंगे हमारे साथ। समझ में आ रहा है? तो ये सारा कुछ करके चले गए और जाने के बाद हमारे देश में सारी चीजें हो गई खाली, जैसे कि ब्रिटिश वाले जहाँ जहाँ कब्जा किए थे, चाहे वो पेट्रोलियम हो, कोयले की खदान हो, डिफेंस लाइन हो, पुलिस लाइन हो, और उसके साथ साथ रेलवे हो, इन सभी चीजों पे किसका कब्जा था, अंग्रेजों का। अब ये पूरी तरीके से फ्रीडम में आ गया, फ्री हो गया। देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब नेहरू जी को बनाया गया तो बनाने के बाद नेहरू जी को लगा कि भाई देश को फिर से अगर गुलाम नहीं बनाना है किसी का तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिफेंस के लिए अपने आर्मी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो आधे से ज्यादा क्या नहीं था, तो अब हमें अपनी आर्मी चाहिए। अब अपनी आर्मी के लिए जब हमारे देश वालों को बोला गया भैया आओ आर्मी ज्वाइन करो, देश की सेवा करनी है, देश की हिफाजत करनी है, बॉर्डर पे रहना है, कोई घुसपैठिया ना घुस पाए, कोई देश हमला ना कर पाए, इसके लिए बॉर्डर पे रहना पड़ेगा। अब हुआ क्या, जितने लोग बोलते थे कोई आने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, उनको पता था भैया देश को आजाद करना है। इतने लोगों के प्राण चले गए, इतने लोग आए इस देश के लिए शहीद हो गए, अब हम अगर गए तो हम भी शहीद ही होंगे। समझ में आ रहा है? लोगों को डर था, फायदा कम नुकसान ज्यादा था, और इस चक्कर में उन लोगों ने बोला ना कभी हो नहीं सकता, हम चले जाएंगे। और जब लोग जाना नहीं चाहते थे गवर्नमेंट को, बोले यार हमारे पास खुद आर्मी नहीं, हम दूसरे यहाँ से अगर हम बटालियन लेके आते हैं तो कल का वही विद्रोह करके हम फिर से कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए कौन होना चाहिए, आर्मी हमारी कुछ तो होती है ना, क्योंकि आर्मी की पावर जो होती है, आर्मी किस देश को चाहे देश को अब उनने सोचा भैया खुद की आर्मी, और उन्होंने बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब एक काम करना पड़ेगा, लोग अगर प्यार से भी लेंगे ना तो जबरदस्ती देना। अब हुआ क्या, 10 लोगों की और 10 लोगों की सरकारी टीम बनाएगी। बोला गया भाई ऐसा है हर गांव में आओ, अच्छे मुस्टंडे कम से कम 10 पकड़ा के लाओ और सालों को जबरदस्ती देना, कौन लेगा। समझ में आ रहा है? अब वो 10 लोग जब पहुंचते थे, जैसे गांव के पास पहुंचे हल्ला शुरू, भैया सरकारी कुत्ते आ रहे हैं, अपने अपने बच्चों को छुपा दो और ना पकड़ के ले जाएंगे। अब भाई साहब वो भी बोले ठीक आदमी थे 10 लोग, वो बोलते थे जब तक 10 पकड़ेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं ऐसे। अब वो ढूंढ के जैसे भी करके 10 लोग पकड़ लेते थे और 10 पकड़ के लेके जाते थे जबरदस्ती, और ले जाने के बाद होता क्या था, जो 8 होशियार की औलाद होते थे वो दीवार फाड़ के भाग जाते। समझ में आ रहा है? सिर्फ 2 ही बचते थे, 8 भाग गए। समझ में आ रहा है? अल्ट्रा लेवल का होशियार। समझ में आ रहा है? वो
उसी चीज में होशियारी लगाते थे कि भागना कैसे, समझ में आ रहा है। और बेचारे भागे, बचे दो। अब ये तुम सोच रहे हैं कि अगर मैं भागा तो गोली ये मारेंगे, और नहीं भागा तो सरहद का दुश्मन मारेगा गोली, मतलब मरना है। अब नाम लिख गया मरने में तो कुछ कर नहीं सकते। वो बेचारा सोचा मैं फंस गया, तो सही तो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया गया, लगा दिया गया, उसको बॉर्डर पे बैठा है, वहाँ बैठा है, सो रहा है, साला ना कोई दुश्मन आ रहा है, ना कोई कुछ आ रहा है, वो लेट रहा है, सो रहा है, इधर उधर घूम रहा है, आपस में बात कर रहे हैं। लूडो का जमाना तो था नहीं कि लूडो खेले, समझ में आ रहा है। आपस में बेचारे पकड़ा पकड़ाई खेलते रहते थे। कभी साल 2 साल में एक आध बार जैसे ही अब तो उसको पाकिस्तान को लगा सालों हमारा तुमने ले लिया है, उस जैसे जागा इनने बोला चल भैया अब लड़ाई हो गई, समझ में आ रहा। कभी साल 2 साल में एक आध बार लड़ाई हो जाती थी, एक आध बार कर लेते थे, उसके बाद सो रहे बैठे बैठे पैसा हर महीने। तो यार ये काम तो बढ़िया है, करना कुछ नहीं है, पैसा समझ आ रहा है। अब हुआ क्या, यही सब शुरुआत यही थी कि मतलब नौकरी में, सरकारी नौकरी में करना कुछ नहीं पड़ता, पैसा मिलता रहता है। काम करो या ना करो फिर भी पैसा मिलेगा, समझ में आ रहा है। वो बेचारे करते कुछ नहीं थे, पैसा आ जाता था हर महीने। अब हुआ क्या, जो उनके पिताजी थे पहले तो अपनी धोती में चलते थे, बढ़िया मस्त धोती ले आए, बढ़िया मस्त कुर्ता ले आए, बढ़िया सिस्टम चलने लगा। पड़ोसी को लगा ये क्या, मतलब हम तो सोचते थे सारा मर जाएगा, ये तो इनकी जिंदगी बदलती है। फिर धीरे धीरे हुआ क्या, 7 साल 5 साल बीता, उसका घर बन गया बढ़िया, क्योंकि पहले तो छप्पर के मकान हुआ करते थे, उसका पक्का मकान बन गया। और उसके पेट में दर्द नहीं, हम तो सोचते थे साला नौकरी करके मर जाएगा, ये तो जिंदा है। अब लोगों को लगा भैया नौकरी के फायदे बहुत है, अब लोग भागना शुरू किए। तो हुआ क्या, फोर्स के बाद आपने देखा होगा रेलवे आज तो अपनी इंडियन ही चला रहे हैं ना। टीसी कौन है, इंडियन है। वहाँ का जो पायलट है कौन है, इंडियन है। ग्रुप डी में कौन है, इंडियन है। तो सभी लोग कहाँ गए भैया, उसमें भी लेना शुरू कर दिया। फिर कोयले की खदान में कौन रहेगा, इंडियन रहेंगे। पेट्रोलियम में कौन रहेगा, इंडियन रहेगा। पुलिस लाइन में कौन रहेगा, इंडियन रहेंगे। पहले तो जबरदस्ती दिया जाता था। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जब ये वैकेंसियां हो गई फुल, और जब वैकेंसी फुल हो गई, क्योंकि खाली तो कमी थी ना, जब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी और लगभग लोग वहाँ पर फुल हो गए, होने के बाद अब लगा कि जब गवर्नमेंट के पास बड़े सारे लोग पहुँचने लगे, भैया हमको भी नौकरी दे दो, हमको भी दे दो। होता क्या है, दुनिया का कोई भी काम हो, उसका शुरुआती दौर यानी कि जो इनिशियल फेज होता है ना, वहाँ के लोगों को बिलीव भरोसा नहीं, और इस वजह से वहाँ कामयाबी के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन लोगों को भरोसा न होने के कारण क्यों भरोसा क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई एग्जाम्पल नहीं होता है ना। अब जैसे आपके गांव में कोई ग्राउंड नजर है, नहीं है ना, तो फिर कैसे आपको भरोसा होगी कंपनी में आप काम कर रहे हो। तो उसी टाइम पे जो नौकरी का शुरुआत था ऐसा ही था। गांव में कोई ऐसा बंदा था नहीं जो नौकरी किया हो और जिसका परिवर्तन हुआ हो, उनको लगता था नौकरी क्या ही बेकार ही है, समझ में आ रहा है। किया नहीं, और जैसे ही एग्जाम्पल देखा 5 साल 10 साल के बाद, यार नौकरी से तो बड़े सारे फायदे हो रहे, काम सारा कुछ नहीं करता, पैसा बहुत कमाता है। तो लोगों को लगा भैया नौकरी की तरफ भागो तेजी से। और जब लोग नौकरी की तरफ भागना शुरू किए तो हुआ क्या, वैकेंसियां हो गई फुल। और जब वैकेंसी फुल हुई तो गवर्नमेंट को लगा भैया पैसा अब नहीं है हमारे पास सिलेक्शन करेंगे। अब लोगों ने सोचा इतनी बड़ी जनता को डाइवर्ट कैसे किया जाए, दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद बोला भैया अभी तो अनपढ़ लोगों को ले लेते, अब अनपढ़ से काम नहीं। पहले क्या होता था, जैसे आपको फोर्स में जाना है तो कोई रनिंग की जरूरत नहीं थी, आपको दौड़ भाग करने की कोई जरूरत नहीं, आपका निशाना उसाना ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना था कि ट्रेनिंग लेकर करोगे, वहाँ जाओ, खड़े रहोगे, जब दुश्मन को भगाना हो या भागना हो तो जान बचाने के चक्कर में भागोगे, अब ऐसा भाग बैठोगे तो रनिंग तो आपका वैसा फास्ट हो जाएगा। दूसरी चीज रही बात, अगर 10 गोली चल रही है तुम भी 20 चलाओगे तो 1 आध 2 लगेगा ना। और हैबिट में आते आते धीरे धीरे तुम भी खुद हैबिट में आ जाओगे, फिर निशाना एकदम सही लगेगा, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद कोई ट्रेनिंग की जरूरत थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे हुआ जब गवर्नमेंट को लगा बड़े सारे लोग आ रहे हैं, इनको करें क्या, क्योंकि आपको पता देश की पॉपुलेशन जब हमारा देश आजाद हुआ तो 7 करोड़ के आसपास रही होगी,
और आज के टाइम में लोगों ने इतनी आज़ादी मनाई कि आज के टाइम में 1,41 करोड़ पहुंच गए। समझ में आ रहा है? अब पॉपुलेशन इतनी बड़ी तो डाइवर्ट कैसे किया जाए? भाई सरकार का ही हमला कर देते लोग, बोले साले तो हमको नौकरी नहीं दे रहा। गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको पहले डाइवर्ट करो, इनके दिमाग के साथ खेल जाओ। तो हुआ क्या, फौज में जाना है, पहले जा दौड़ लगा दिया। समझ में आ रहा है? हाइट तेरी मेंटेन होनी चाहिए, ये पैर सीधा होना चाहिए, टेढ़ा होगा कुछ हट। क्योंकि अगर तुमको ऐसे बोल दिया नहीं देंगे नौकरी, तो बोलेगा साले हम तुम्हारे देश के नहीं है, कैसे दोगे? नहीं, तुम्हारे बात का राज है। ऐसे बोल देंगे तेरी हाइट का मत, बोलेगा ओ गलती मेरे है ना जी। तो बहाना तो चाहिए ना, कुछ बहाना चाहिए। बहाने से झाड़ दिया, अब तुम कर भी क्या लोगे? समझ में आ रहा है? अब आर्मी में जाना है, फोर्स में जाना है, तो मतलब ये समझ लो ऊपर वाले को बोल के आना है भैया थोड़ा हाइट वाइट ठीक ठाक कर देना कि ये पैर वर्ड टेढ़ा मत करना भाई, और नजरें एकदम सीधी रखना, तिरछी रखना। समझ में आ रहा है? सारी चीजें वेल मेंटेन वहीं से आना पड़ेगा, बनेंगे तब तो जाके हमें मिलेगा। अब हमारे जैसा आदमी बोले कि भैया हमको ले लो, तो बोलेंगे भैया हाइट कहाँ तेरी, चला जा। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट ने भी बहाना ढूंढ लिया। उसके बाद सोचा अब यार टीचरों को क्या करें, तो बोले भैया टीचर पढ़ाई करो। अभी आपको पता होगा बिहार में वैकेंसी जब आई, तो उसके बाद में हुआ क्या, बोला गया था कि चलो भाई टीटी सुपरटेंडेंट कर लोगे तो ठीक ठाक मिल जाएगी। पता चला एक और पता नहीं कौन कोर्स बोल दिया, बोला अब ये भी करो तो मिलेगा। बड़े टेंशन में आ गए लोग, बोले करेक्ट कर लिया, सुपरटेंडेंट कर लिया, अब क्या करना है? पहले तो बीएड करके नहीं जाती थी ना, बीएड के बाद आप क्या होगा, टीटी करो तब मिलेगी, टीटी के बाद सुपरटेंडेंट करो तब मिलेगा। गवर्नमेंट को भी लग रहा है ना तुम इतने सारे पढ़े लिख के आ रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ? बहाना नहीं मिल रहा है, तो चल बहाना यही सही है। समझ में आ रहा है? फिर एक एज लिमिट भी कर दिया, इतनी एज के बाद में मिलेगा कि नहीं बात नहीं। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट को बहाना तो चाहिए यार तुमको हटाने का, गलती तुम्हारे में ढूंढ ली है, गवर्नमेंट में नहीं है गलती। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद तुम्हें पुलिस बनना है तो ये कर ले भाई, तो बन जाएगा। कहाँ जाना है तुझे, कौन सी जगह पे जाना है, IAS PCS बनना तो पढ़ाई कर ले भाई, ये कर ले तो मिलेगा। मतलब वो बना दिया, सिस्टम बना दिया, ऐसे करोगे तो मिलेगा, वरना नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है भाई मेरे पास लिमिटेड वैकेंसी है, तुझे लाके मैं करूंगा क्या, है कि नहीं है? अगर एक पायलट चाहिए ट्रेन चलाने को, 4 पायलट को रिजर्व में रख के क्या फायदा, फालतू में पैसा जाएगा। रेलवे वैसे भी सारी घाटे में रहती है, कभी बेचना पड़ा, और तुम और आ गए तो साला घाटे में क्या बिकी जाएगी। और कारण गवर्नमेंट को टेंशन हुई, तुमको टेंशन बना के दे दे, तुम जाओ भैया तुम्हारा हो गया काम, तुम्हारा दे। फिर उसके बाद तुमने पढ़ाई कर लिया तो गवर्नमेंट ने बोला अब क्या करना है, पहले तो भरना है फॉर्म। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ले 300 की वैकेंसी आ रही है। गवर्नमेंट के जब खाते में पैसा देखो होता है ना, गवर्नमेंट बड़ी शातिर है। आपको पता है ना 62 तरीके का टैक्स लेती है। मतलब ये समझ लो अगर आप 10,000 रुपये कमाते हो, 6,000 रुपये किसका सरकार का, और 4,000 किसका, समझ में आ रहा है? 62 तरीके से इसके जो होते हैं ना तरीके के टैक्स होते हैं, आपको देखो समझ में आ रहा है ना? अब आप ऐसा सोचो ना, आपके पास बाइक है, जब गवर्नमेंट ने देखा लोग बाइक खरीद रहे हैं, तो बाइक खरीद रहे हैं तो सारा मेरा फायदा कैसे होगा, तो भैया एक काम करो, पहले तो तुम क्या दोगे, इंश्योरेंस भरोगे अपना। समझ में आ रहा है? वो कहाँ गया पैसा, सरकार के पास। फिर उसके बाद देखा एक्सप्रेसवे बना, तो एक्सप्रेसवे पे बाइक की एंट्री नहीं है, बाइक की एंट्री है वहाँ भी टूल टैक्स लगता है भाई। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल पे लगता है ना टूल टैक्स, उसका एक्सप्रेसवे पे भी लगता है। समझ में आ रहा है ना? वो दूसरा टैक्स हो गया। तीसरा सोचा यार कम पड़ रहा है पैसा, अब क्या करा जाए, एक स्कीम निकाला, बोला बिना हेलमेट के जो दिख जाए सालों से चलान काटो 1,000 रुपये। समझ में आ रहा है? भाई बाइक मेरी जिंदगी मेरी, साले तुझे क्या पड़ी है, मेरी मर्जी लगाओ ना लगाओ। तो फिर कुछ लोगों ने परेशान हो गए, बोला भैया बाइक पे 1,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, हेलमेट लेके चले, अब कार खरीद लेते हैं। बोला कार खरीद लिया, ठीक, सीट बेल्ट दो, उस पर भी 1,000 मांगा। समझ में आ रहा है? गाड़ी खरीदा तो टैक्स दिया, रोड का टैक्स दिया,
फिर उसके बाद वो दिया है क्या बोलते हैं फुल टैक्स दिया, उसके बाद भी अगर तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो भी 1,000। अंदर गाड़ी में बैठे बैठे सीट बेल्ट लगा लिया तो जिंदा रहेंगे है? लेकिन नहीं भैया चाहिए, समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट के पास पैसे कमी पड़ी तो समझ लो तुम्हारा ये कार्ड का पकड़ के घुमा के ये कार्ड पकड़ के देगी, समझ में आ रहा है। सब तरीके का टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, समझ में आ रही है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर 300 की वैकेंसी निकाल दी, अब 300 की वैकेंसी में क्या बोल दिया भैया फॉर्म अप्लाई करो कि जो पढ़े लिखे, समझ में आ रहा है। अब नौकरी कितनों को मिलेगी, गवर्नमेंट के खाते में पैसा कम, तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, जो खेती कर रखे वहां से ले लेते हैं पैसा। और खेती क्या पढ़ाई वाली हुई थी, समझ आ रहा है। जितने पढ़े लिखे लोग होंगे वो क्या करेंगे, जिनको चाहिए 2% में आना तो क्या करेंगे, वहां आया वैकेंसी आई, लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद कितना 5,000 फीस लगेगा एक फॉर्म अप्लाई करने का, और अप्लाई कर दिया कम से कम 20 लाख है ना जी। इनको की वैकेंसी आए तो 300 लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपको ऐसा लगता है? देखा है अभी आपको पता है बिहार में वैकेंसी आई थी टीचर वाली, जब पहले आई वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला भैया बिहार के लोग सिर्फ भरेंगे, बिहार सरकार को लगा सारा घाटा हो रहा है बिहार, तो जैसे उनको घाटे का एहसास हुआ बोला ना पूरे हिंदुस्तान के लोग भरेंगे, भरो, समझ में आ रहा है। अब बिहार के लोग परेशान, बिहारी बोले अभी तो हमें लग रहा था चलो हमको मिल जाएगी नौकरी, अब तुम बोल रहे हो पूरे हिंदुस्तान से भरो, मतलब कंपटीशन बढ़ गया। गवर्नमेंट को लगा 500 के औसत से थोड़ा और पैसा आ, समझ में आ रहा है। अब तो वैकेंसी के हिसाब से पैसा देंगे लोगों को, तो इनको लगा कि भैया हमारे हिस्से में ले लिया लोगों ने। अब वो बिहार के लोग क्या बोले, गलती से अगर यूपी वाले यहाँ आ गए पेपर आएंगे तो अपने कदमों पे जाएंगे नहीं। अब जो हमारा एक दोस्त है जो 8,000 की नौकरी उसने फॉर्म भी भरा, और फॉर्म भरने के बाद जब उसने न्यूज में पढ़ा वीडियो देखा बोला ना जान ज्यादा प्यारी है, वो पेपर देने भी नहीं गया, समझ में आ रहा है। तो ये सारा सीन था, तो आप खुद ही समझ के देखो कि जो गवर्नमेंट है ना भैया वो ऐसे नहीं ऐसे ले लेगी घुमा, समझ में आ रहा है। बिजनेसमैन है, तुम्हारे जैसे नौकरी वाली सोच थोड़ी है गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है। वो बिजनेसमैन है, उसको जहाँ कम पड़ेगा बोलेगा ये वाली स्कीम लगा, समझ में आ रहा है। वो उसमें पैसा कम हुआ, कोई बात नहीं वैकेंसी निकाल दो 200, कोई दिक्कत नहीं, 200 की वैकेंसी निकलेगी, लगभग 20-25 लाख लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे, 500 से डिवाइड कर देंगे, लगभग 2 अरब रुपया आ गया, 2 अरब रुपए के आसपास में आया। ये जो 300 लोग हैं ये पूरी जिंदगी साले कमा थोड़ी पाएंगे इतना, समझ में आ रहा है। कमा लेंगे क्या, और तो और ये 2 अरब रुपया जो आया ना ये हमारे आपके जैसे जरूरतमंद लोगों को 12 से लेकर 18% ब्याज पे दे देंगे वो लोन ले भाई, समझ में आ रहा है। 12 से 18% लोन, अब जो ये 18% आ रहा है ना इतने में ही इतने लोग महीने की सैलरी नहीं ले पाएंगे, समझ में आ रहा है। आप सोच के देखो गवर्नमेंट क्या बेवकूफ समझते हो। गवर्नमेंट ने अगर एक सफाई कर्मी रख रखा है तो सफाई कर्मी कौन सा काम करके दे रहा है जिससे गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है, वो तो भैया रोड साफ कर रहा है, नाली साफ कर रहा है, उससे गवर्नमेंट का क्या फायदा। अब ऐसा पानी कोई कंपनी चल रही है उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो जो इनकम आ रही है उससे इनको भी दे दिया तो अपने लिए, यहाँ तो नाली साफ करना है, भारत को स्वच्छ रखना है, तो इससे गवर्नमेंट का क्या, और उसके पोस्ट में कोई पैसा आया नहीं आया ना, ये भैया ये जो है ना ये वाले सिस्टम से जाएगा, समझ में आ रहा है। बात आई कुछ समझ में। गवर्नमेंट ने अपने बातों में उलझा रखा और हम उलझे अपनी जिंदगी खराब कर देते। होता क्या है कि 100% लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए निकले, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, वो इतने सारे ताम झाम जानते नहीं है, उनको इतना ही पता है पढ़ेंगे डिग्री लेंगे फॉर्म अप्लाई करेंगे आ गए तो बेस्ट, वरना कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। पढ़ाई करते करते जब जिंदगी निकल जाती है कुछ लोग अपना नया ही सिस्टम बना लेते हैं, बोलते कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे ये जो दोस्त है ना जिसके बारे में हम बता रहे हैं 8-10 हज़ार वाला, उसका फ्यूचर प्लानिंग बताओ, वो बताता है, बोलता है देख अगर नौकरी लग जाए, अभी बीएड फाइनल में है, टीटी फाइल कर रहा है,
समझ में आ रहा ना? बोला देख नौकरी लग गई तो बढ़िया, और नहीं लगी तो मैंने सोच रखा, मैंने बोला क्या करें। बोला जो मेरा खेत है ना उसमें पहले तो बनाऊंगा एक मस्त ऑफिस। मैंने बोला ठीक। फिर बोला एक बनाऊंगा तबेला जिसमें कम से कम 10 रखूंगा भैंसे, और उन भैंसों का जो दूध होगा वो बेचूंगा, और उसके बाद जो उससे बच्चे होंगे उसको बेचूंगा, और उसके बाद बढ़िया मस्त धंधा चमकाऊंगा। मैंने बोला मतलब हार तक बिजनेस करेगा, अभी हमारी बात नहीं मानेगा, समझ में आ रहा है? अभी बात नहीं मानेगा, उसका फ्यूचर सेट है। नौकरी ना मिली तो क्या करेंगे? पालेंगे, समझ में आ रहा है ना? और यहाँ तुम क्या 2 महीना भी तुमसे इंतजार नहीं हो रहा, और वो बेचारा पढ़ रहा है, बीएड कर रहा है, बीएड के बाद अब पीजी कर रहा है, पीजी के बाद सुपर टेट करेगा, इंतजार कर रहा है आ जा भाई वैकेंसी आ जा भाई, और इंतजार करते करते अगर लग गया तो बढ़िया है, और नहीं लगा तो भी प्लानिंग करके बैठा। तुमने क्या प्लानिंग किया है? ज्यादा से ज्यादा 10। मैं देखूं तो सही जो मुझसे 1 महीना पहले आया है उससे पहले रिसर्च करूं कि कुछ तो है या नहीं है। 1 ही महीने में उग गए, दूसरा महीना लगते लगते हम सोच लेते हैं ना बस हो गया, समझ में आ रहा ना? और एक नौकरी वाला बेचारा 5 साल 10 साल 20 साल रगड़ के पढ़ रहा है, रगड़ के मेहनत कर रहा है, उसको लग रहा है भैया 2, जबकि आप सोच के देखो यार परसेंटेज कितना है कामयाबी, ये बात उसको भी पता है, उसे भी दिख रहा है कि हमारे दोस्त रिश्तेदार कलीग जितने भी लोग हैं उनमें से 100 लोगों को अगर इकट्ठा कर लेंगे तो सिर्फ 2 ही लोग ऐसे होंगे जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बाकी 98% लोग पढ़ लिख के डिग्रियों का आचार करते हैं। समझ में आ रहा है? फिर भी पढ़ रहा है, वो डिमोटिवेट नहीं हो रहा, वो निगेटिव नहीं हो रहा। तो यहाँ इतने सारे बैठे बैठे रोज मोटिवेशन मिल रहा है, रोज लोगों को देख रहे हैं, कोई बाइक निकाल रहा है, कोई 4 व्हीलर निकाल रहा है, कोई अपने सपनों का महल बना रहा है, कोई थाईलैंड घूमने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। फिर भी हमारे अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा बैठा हुआ जो चाल देता है। साथ पूरा दिन मोटिवेट रहेंगे, शाम को पता नहीं कौन सा कीड़ा चल जाता है दिमाग में। समझ में आ रहा है? नहीं यार समझ में ही नहीं आता है मेरे को। मैं तो सोचता हूँ कि नौकरी वाले मोटिवेट रहते कैसे, जो नौकरी की तैयारी कैसे रहते हैं? यही इलाहाबाद में चले जाओ, जितनी कोचिंग चल रही है, बुढ़े हो गए होंगे लोग, दाढ़ियां पक गई होंगी, बेटा जवान होने की कगार पे होगा, अभी भी नौकरी पता नहीं कौन से मोटिवेशन से पढ़ रहा है यार। वहां तो कोई मोटिवेटर भी नहीं बैठा, कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं बैठा, वहां तरह तरह की वो खुली हुई है कोचिंग। कोचिंग का क्या कहना है आप सोच के देखो, हमारे इस कंपनी में हम तो गारंटी भी लेते हैं, तो हमारे कहने पे चलो तो सही तुमको कामयाब करके दिखाएंगे, क्राउन एम्बेसडर बना के दिखाएंगे। जिस वहाँ पे कोचिंग में जो पढ़ाई करता है, कोई ऐसा माई कमाल कोचिंग वाला पैदा हुआ हो जो ये बोल दे कि तुम हमारे यहाँ कोचिंग करो, हमारे कहे गए तरीके में पढ़ो, हमारे जितना बोले परसेंटेज लाओ तो हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, कोई है? वो सिर्फ इतना बोलते आओ पढ़ो पैसा दो। समझ में आ रहे हैं? तरह तरह की एजेंसियां खोल के बैठे, और जितने भी फेलियर लोग हैं अपनी जिंदगी के वही लोग बोल के बैठे। आप देख लेना पढ़ाई मैंने किस मकसद से किया था, IAS बनने के लिए, PCS बनने के लिए, टीचर बनने के लिए। जब बन नहीं पाया तो उन्होंने बोला कोचिंग खोलो, साला हम फंसे तो दुनिया फंसाना। समझ में आ रहा है? तो आप पता नहीं कौन सा मोटिवेशन से लोग पढ़ते हैं यार। एक बंदा जो पढ़ाई किया था IAS PCS बनने के लिए, वो हारा थका आदमी कोचिंग खोल के बैठा, ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ जो संस्थापक है उसने कुछ हासिल किया है जिंदगी में, उसने कुछ नहीं किया, पढ़ाई करके एजुकेटेड हो गया लेकिन नौकरी उसको नहीं मिली। जब उसे जैसे आदमी को नहीं मिली तो साला हमको क्या घंटा मिलेगी? लेकिन यहाँ रफीक खान को ही मिली है ना, अमन को मिली है ना, और बड़े सारे लोगों को मिली है ना, हमको थोड़ी मिलेगी। हम तो नीचे वाले को देखेंगे जो अभी आ जाए किराया मेरा रहता है, आबादी करता है, इसको देखेंगे हम, इसकी कामयाबी आएगी तो हम समझेंगे, तो हम मानेंगे, वरना रफीक खान को पता नहीं कब आ जाएंगे। वो बन गए हम थोड़ी बन जाए। वहां देख ले भाई, जो तुम्हारा कोचिंग का संस्थापक है वो बना, वहां इतने लोग पढ़ के गए, परसेंटेज पूछ लो ना, कामयाबी का परसेंटेज बता दे। तुम्हारे यहाँ कितने लोग पढ़ के गए बता देना, कितने लोग कामयाब। तुम्हारे यहाँ जितने लोग डिग्री लेके गए कितनों की नौकरी लग गई बताओ।
है कोई बताने वाला? 1-2% होगा सक्सेस रेट, 98% फेलियर, वहां जाके किस्मत आजमा है। समझ में आ रहा है? 98% सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन तब जब अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो, बस वही मोटिवेशन जो नौकरी के लिए वो पगलाया हुआ बेचारा इलाहाबाद में बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? माँ बाप को दिलासा दे रहा, हर साल इस बार हो जाएगा, 1 नंबर से छट गया इस बार हो जाएगा, इस वाले सब्जेक्ट में थोड़ा सा बैक लग गया इस बार हो जाएगा। वो बंदा इतना मोटिवेट रहता पता नहीं किस बात से। और हम और तुम हर दिन निकले, हर दिन अपना समझाता है, छोटी सी परेशानी आई तुरंत निकले, घर में थोड़ी समस्या आई तुरंत निकले, थोड़ी सी दिक्कत आई तुरंत निकले। कामयाब बनना, अमीर बनने के पीछे भाग रहे हो, 4 व्हीलर लेनी है तुमको, एक बंगला बनाना है तुमको, थाईलैंड टूर पे जाना है तुमको, क्रूज पे घूमना है तुमको, एक बढ़िया चॉपर पे तुम्हें घूमना है, सब कुछ तुम्हें चाहिए। बढ़िया लैम्बोर्गिनी के सपने बना के रखे हो कि 4 करोड़ की गाड़ी का, और हरकतें सोच के एक बार देखो यार, जो नौकरी करने वाला आदमी है, जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, साला उसको मोटिवेशन मिल कहां से रहा? मेरे को इसी बात समझ में नहीं आती। हमारा एक दोस्त है गांव का, आईएएस की तैयारी कर रहा है इलाहाबाद में, मैं उसको देख रहा हूँ पिछले 3 साल से लगातार लगा। मैंने उसको पूछा एक दिन, मैंने बोला क्या सोच कर रहा है? बोला यार देख, अगर हो गया तो जिंदगी सोच। समझ में आता है? वो ये भी लगा, ये नहीं बोल रहा हो गया, तो वो ये बोल रहा अगर हो गया, क्योंकि उसको पता है फेल होने के चांसेस भी पूरे हैं। समझ में आ रहा है? फिर बड़ा मोटिवेट किस बात? सिर्फ ये देख के कि आईएएस की जिंदगी क्या होगी, उसने उस चीज को डीपली रिसर्च किया है, उसके दिल और दिमाग में वही चीज बैठा है, इसलिए वो समझ रहा है कि अगर एक बार आईएएस बन गया तो सारा पूरा हिंदुस्तान हिला सकते हैं, उसको ये पता है। और यहाँ हम जानते हैं कि एक क्राउन एम्बेसडर क्या होता है, जानते हैं कि एक डबल क्राउन एम्बेसडर क्या होता है, एक यूनिवर्सल क्या होता है, एक कंपनी का प्रेसिडेंट क्लब डायरेक्टर क्या होता है, एक कंपनी का ब्रांड क्या होता है, पता है हमें। कंपनी का ब्रांड बन गए तो पूरी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर कंपनी कराएगी, पूरी फैमिली में एक मेंबर के साथ पूरी दुनिया घुमाएगी कंपनी, हमें पता है। और हमें यह भी पता है अगर ब्रांड बन गए कंपनी का तो महीने का 50 लाख कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी का क्लब डायरेक्टर जो है कंपनी के उमेश सर 12 लाख 15 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। आप सोच रहे हो जिस दिन ब्रांड बनेंगे उस दिन क्या होगा? सोच के देखो एक बार, हमें पता है, रोज देख रहे हैं ऐसे लोगों को, हर 4 दिन पे सुन रहे हैं ऐसे लोगों की बातें, हर दिन सुन रहे हैं, सारी फिर भी निगेटिविटी। क्या लगता है आपकी सोसाइटी समाज का जो लड़का गया है इलाहाबाद की तैयारी कर, क्या उसके मोहल्ले वाले नहीं बोलते होंगे साले जो टाइम बर्बाद कर रहा है, अपने बात में पैसा बर्बाद कर रहा है? क्या बोलते नहीं होंगे लोग? सभी बोलते होंगे, लेकिन फिर भी मोटिवेट हुई इस बात से है क्योंकि उसको पता है तुम्हारी भी सुनेंगे क्योंकि तुमसे अलग है, तुमसे अलग रास्ते पे चल रहे हैं, तो तुम्हारे जैसे लोग बोलेंगे, उसको पता है। उसको कोई बताने नहीं जा रहा है कि तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, उसको कोई बताने नहीं जा रहा है कि तुम्हें बड़े सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे, उसको कोई नहीं बता रहा है, वो खुद से इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, इस चीज को खुद से वो समझ रहा है। और यहाँ तुमको 50 लोग समझाने वाले हैं, लेकिन फिर भी तुम उल्टा चलने की सोचते हो। अब वही बात है ना, जैसे किसी को किसी काम के लिए जब मना किया जाता है तो बंदा वही करता है जो मना किया। समझ में आ रहा है? अगर कोई तुम्हारा दोस्त हो और कोई डब्बा लेके आए और बोले इसको तुम खोल के देखना मत, अब हमारे मन में चुल मच है क्या? बोलना तो है, बोला तो नहीं बोलना। अब यहाँ वही बात होगी, लोग समझाता निगेटिव नहीं सोचना, निगेटिव सोचना क्यों बोला नहीं सोचना? समझ में आ रहा है? ये नहीं करना, इस बात के पीछे आप पड़ जाते। समझ में आ रहा है? इस चीज को सबसे पहले समझना होगा कि मोटिवेशन जो है ना, ये हमारी बातों से मतलब है, ये हमारी बातों से, किसी और की बातों से जब आप मोटिवेट हो जाते हो, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर मेरी बात से आप मोटिवेट हो सकते हो तो दूसरी की बात में निगेटिव मोटिवेशन अंदर से लाओ ना, जो आईएएस
पीसीएस बनने के लिए वहां बैठा, उसके अंदर की मोटिवेशन कहती है बेटा तू आईएएस बन, तुझे आईएएस बनना होगा, तुझे आईएएस बनना पड़ेगा, क्योंकि आईएएस की जिंदगी देख क्या होती है उसकी लाइफ। एक बार सोच, अगर गांव का तू आईएएस बन के आएगा, गांव में तेरी इज्जत क्या होगी, तेरा रेपुटेशन क्या होगा, तेरी फैमिली का बैकग्राउंड क्या होगा, तेरी फैमिली के लोगों को कितनी इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी। एक बार तू सोच, और उसको कोई बोलता नहीं है, तू सोच, वो खुद से बोलता, तू सोच साले तुझे बनना है, वो अपने आप को बोलता है कि तुझे बनना है, कोई और उसको नहीं बताने जाता है। और यही चीज हम नहीं सोच पाते, हमको दूसरे को बताना पड़ता है, दूसरा आके हमको समझाता। तू सोच, तो एक बार गरीब से अमीर बना तो क्या होगा, तू सोच तेरी टूटा घर को अगर बढ़िया महल में तब्दील हो गया तो क्या होगा, तू सोच तेरे पिताजी साइकिल से चलते हैं, अगर बाइक से चलेंगे तो क्या होगा, तू सोच तेरे पिताजी टूटी बाइक से चलते हैं और मस्त फोर व्हीलर एसी वाले फोर व्हीलर में चलेंगे तो क्या होगा। ये साला बताना पड़ता है तुमको, दूसरा आके समझाता है तुम्हें कि तू सोच, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो खुद सोचने समझने की शक्ति खत्म ही है, खुद से तुम सोच ही नहीं सकते, तुम सोच कौन सा सकते हो। फलाना बोल रहा था कंपनी खराब है, वो सोच सकते हो, फलाना बोल रहा था कुछ नहीं मिलेगा, तुम सोच सकते हो, लेकिन ये नहीं सोच सकते कि अगर एक बार कंपनी में बन गए तो क्या होगा। तुम हमेशा मौका जो मिला हुआ है उसको हमेशा आड़ी आंख से देखते हो, किन आंख से देखते हो, हमेशा निगेटिव सोच बना के रखते हो। तुम्हें लगता है कि कंपनी ऐसी ही है, हो सकता है यहाँ कंपनी खराब हो सकता है कुछ ना मिले। अरे भाई पढ़े लिखे हम भी बेवकूफ थोड़ी हैं, अगर यहाँ होते और हमने भी ऐसा सोचा होता तो आज क्या मिलता, मुझे 10-15 हजार की नौकरी होती, उससे ज्यादा मिलता क्या मिलने वाला था। कहीं भी चले जाऊंगा इतनी डिग्री लेकर 20,000 से ज्यादा कोई देगा नहीं, समझ में आ रहा है। इस चीज को हम भी समझे, हमें भी लगा कि यार यहाँ बेहतर जिंदगी हो सकती है, और समझा, सोचा, अपने सोच को परिवर्तन किया, फिर किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, बस रास्ता पाने के लिए लोगों की बात सुनता था, चलने के लिए लोगों की बात सुनता था। जैसे आईएएस बनने के लिए मोटिवेशन वो खुद से लाता था, और बनने के लिए दूसरे की सुनता है, बनने के लिए अपने टीचरों की सुनता है, टीचरों की पढ़ाई करता है, टीचरों के बताए गए रास्ते पे चलता है, लेकिन मोटिवेशन खुद से ला, समझ में आ रहा है ना। मोटिवेशन वो खुद से लाता है, दूसरे की मोटिवेशन की जरूरत उसको नहीं है। सेम वही मोटिवेशन अगर तुम खुद से लेके आ गए ना भाई साहब, दुनिया की कोई ताकत नहीं है तो यहाँ बैठा एक शख्स को क्या करना। दूसरे की सुन के तो नहीं असर करते हो, यहाँ मोटिवेट होके गए, घर पे जाते ही जैसे पिताजी ने बोला साले नालायक कुत्ता बन गया तू, साले 50 बार तुझे बोला हूं चल, मैं समझा रहा हूँ तुझे, साले तेरा बाप पहचान नहीं रहा क्या, निकल वहां से, सारा मोटिवेशन ताक पे। अब ढूंढ रहे भाई किधर, सर जी वैसा है ना दादी जाने वाली, जाना पड़ेगा सर। अगर दूसरे की बात पे मोटिवेशन आएगा तो यही होगा ना। किसी ने बोल दिया फोन करके तुझे पता है जिस कंपनी में तू है ना, अभी मेरे बुआ का जो लड़का था ना 4 महीना पहले भाग के आया वहां से, समझ ले तू। तो मुझे क्या कभी भागना ही है, क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तो हमारे अंदर से खोल गया। आईएएस पीसीएस वाला क्यों नहीं भाग जाता है? क्यों नहीं भागता? क्योंकि उसको मोटिवेट दूसरा कोई थोड़ी किया है, उसको खुद से पता है, रिजल्ट उसके सामने है। बड़े सारे आईएएस पीसीएस को देख रहा है, क्या ये आईएएस पीसीएस बनने के बाद इनकी जिंदगी कैसी बदलेगी, मेरी भी बदलेगी, समझ में आ रहा है। फिल्मों में दिखाया जाता है आईएएस की क्या होगा, उसके मन में तरह तरह के वो कॉन्सेप्ट सेट है, उसको पता है आईएएस बनने के फायदे क्या नहीं, उसको समझाना नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इतना बता दो उतना काम है, समझ में आ रहा है। कोई कितना मोटिवेट कर ले क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है। तुमको ऐसे सुनो कि ऐसे बाउंस चला जा रहा है, ऊपर से चला जा रहा है कि नहीं।
एक तुम्हारा सीनियर बोलेगा, बाकी सब बोलेंगे तो साले करना है। और या तो तुम बोलोगे कि हम बन जाए यार, समझ पा रहे हैं? बोलेगा क्या? पिताजी बोलेंगे क्राउन एम्बेसडर बन जा। आपके पिताजी नहीं तो आपके पड़ोसी तो बोल ही रहे होंगे बन जा। दोस्त रिश्तेदार सब तो यही बोल रहे होंगे ना, भाग जा। अब बोलेगा कौन क्राउन एम्बेसडर बन जा। एक तो तुम बोलोगे, एक तो हम बोलेंगे, एक तो तुम्हारे अपलाइन बोलेंगे, तीसरा कोई समझ पा रहे हैं? हम बोले या ना बोले, आपका अपलाइन बोले या ना बोले, लेकिन आपको फिर बोलना पड़ेगा मुझे तो बनना है, हमें तो बनना है। और क्या करना मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें बनना है। आपके मन की आवाज कहती है आपको बनना है। दोस्त देख के तो लग रहा है कैसा है ना, दिखावे जैसे वो हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। आप मुझे देखो कैसा है, दिखावे हो गए। यस सर, अपलाइन बगल में बैठा उसको दिखा के यस सर, बेकार ऐसा भी मार देते होंगे अपलाइन बगल के दोस्त में है ना? ऐसा तो नहीं चल रहा है भाई। यहाँ किसी को अगर बेवकूफ बनाओगे तो किसी को नहीं बनाओ, अपने आप को बनाओ। 1,41 करोड़ की जनसंख्या है भारत देश, तुम नहीं क्राउन एम्बेसडर बनोगे कोई तो बनेगा। 1,41 करोड़ लेने का नहीं, अपने बारे में सोचो मत, समझ पा रहे हो? अपने बारे में सोचो, ठीक है जी? सभी लोग बनने के लिए तो नौकरी 2% वाली समझ में आ गई? और उसके बाद वेरी गुड, वो तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? कितने घंटे में किसी ने बोला मैं कोयला नहीं, किसी ने बोला गाली देने जाऊंगा, किसी ने बोला अरे यार वहां रेगिस्तान में पड़ा रहेगा, है ना? ये छोटे छोटे रीजन की वजह से लोगों ने नौकरी छोड़ी। आज तुम भी ऐसे छोटे रीजन की वजह से सोच रहे होगे ऐसे, है ना जी? तो मैंने वही बताया ना, अगर ऐसे छोड़ के जाओगे तो ना जी पाओगे ना मर पाओगे, बीच में लगे रहोगे। क्योंकि जब बाहर जाओगे कमाने के लिए, और जब तुम्हें वहाँ पूरा महीना मेहनत करने के बाद महीने का 10,000 आएगा ना, तो यहाँ क्राउन एम्बेसडर वाला 50,000। और वहाँ जब जाओगे काम करने के लिए, और जैसे थोड़ा सा गलती हुई, जो वहाँ का मैनेजर होगा सीधा माँ बहन की गाली देगा, तो यहाँ याद आएगा अपलाइन कितने प्यार से, समझ में आ रहा है? रिस्पेक्ट भूल नहीं पाओगे और जो इनकम है वो भूल नहीं पाओगे, तो बस बीच में समझ में आ रहा है? तो क्या करना है? जाना तुम भी बोल रहे हैं यार ये वाला खाना हम ना खाएंगे भाई। यहाँ सुबह सुबह कौन उठ के आएगा यार, हम ना करेंगे। यहाँ जमीन पर कौन बैठेगा ना हमारे, तो फिर कल का क्या होगा जब तुम्हारे बेटा मतलब बेटे को यहाँ लेके आएंगे और हम उस टाइम पे कम से कम कंपनी का कलेक्टर महीने का 12-15 लाख कमाएंगे, तो हमारी बात ऐसी है, हम बोलेंगे भैया बताओ इतने लोगों के खानदान में जो डायरेक्ट सिलेक्ट छोड़ के है ना, तो हाथ उठाएंगे तो बोलेंगे खड़े हो जाओ, कौन छोड़ा? तो सर हमारे भैया। क्यों छोड़ दिया? उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो बोल रही थी। फिर दूसरा बोला कौन थे? पिताजी थे। क्यों छोड़ दी? बोले यार वहां सुबह सुबह उठ के कौन जाएगा सेंटर, इसलिए छोड़ के चले गए। अब तुम्हें क्या लग रहा है? हमारे गाँव में ना एक क्राउन एम्बेसडर, 2 डबल क्राउन एम्बेसडर, 3 यूनिवर्सल में, उनकी जिंदगी देख के हमको लगता है कि हमारे पिताजी ने बहुत बड़ी गलती की और हम उन गलतियों को सुधारने के लिए हम चाह रहे हैं हम
समझ में आ रहा है? ये दिन आने में टाइम नहीं लगेगा। आप ये सोच रहे हो ये दिन नहीं आएगा तुम्हारे जाने से, तो सोच के देखो जिनके पिताजी दादाजी जो नौकरी छोड़ के भागे थे, तो क्या दिन नहीं आएगा नौकरी का? आया ना? आज उन्हीं की औलादे उसके लिए मारे मारे फिर रहे हैं, स्कूल कॉलेज फिर रहे हैं, कोचिंग फिर रहे हैं कि नहीं फिर रहे? जिस नौकरी को उनके दादाजी पिताजी लात मारे, आज वही नौकरी उनकी औलादों को 10-10 लात मार रही है, फिर भी उसी समझ में आ रहा है? तो टेंशन मत लो, हर चीज का दिन आता है। आप ऐसे समझ लो हर चीज का दिन आता है। इसके दिन आएंगे, इसके दिन ऐसे आएंगे ना भाई साहब, तब उस टाइम लाखों रुपए की ज्वाइनिंग और फिर भी लोग अपना खेत बेच के आएंगे। समझ में आ रहा है? नौकरी पहले फ्री में मिलती थी, लोगों ने लिया नहीं। आज के टाइम में वही नौकरी खेत बेच के भी नहीं मिल रही है। अरे क्या ऐसा क्यों? तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप को समझाओ। हम समझाएं कि मजा नहीं आए, आप समझाओ अपने आप, ठीक है ना? जो आपके मन का कीड़ा है ना, उस कीड़े को अपने कंट्रोल में रखो, अपने कंट्रोल में। मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ, क्योंकि मन को बड़ा चंचल है। समझ में आ रहा? हमेशा इधर उधर की सोचता है। मन जो करता अगर वो करने लगे ना, तो कहीं के नहीं बचोगे। समझ में आ रहा है? रोड पे चलते हुए किसी अच्छी लड़की को देखा तो मन तो करता ही होगा प्रपोज कर दे, लेकिन लात जूते इतने गिरेंगे कि बचोगे नहीं। तो मन के गुलाम बनना है क्या? जो बोले वही करना है ना? मन के गुलाम मत बनो भैया, मन को अपना गुलाम बना लो। मन को कह दो बेटा तेरे कहने पे ना चले, तू साले लात जूता मन को अपने कंट्रोल में रखो। साले जो कहेंगे वो तुझे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कहता अरे यार कहाँ फंसा हुआ है, चल बाहर घूमना है यार, वहाँ प्लेयर कम हो गए हैं, 10 लोग बचे हैं, 11 प्लेयर थे यार मैच में, तू यहाँ आके बैठा हुआ है। मन तो ये कर रहा होगा, लेकिन मन को बोलो ना भैया तू रुक जा थोड़ा, तू थोड़ा कंट्रोल में रह, एक बार ट्रैवल बनने दे, उसके बाद कुछ भी कर ले। समझ में आ रहा है? मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनो। याद है सभी लोग? अपना गुलाम बनाने के लिए महान पुरुष ने कहा है कि मन के गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी यदि, और मन को अपना गुलाम बनाओगे तो शेर समझ के झुक के सलाम करेगी। बनाना है, मन के बातों में नहीं आना है, मन को अपनी बातों में लाना है, तो समझा देना है। साले कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? समझा दोगे अपने मन को? बात है। बाकी कुछ दिन किसी और की ना सुन के सिर्फ अपना की सुन। समझ में आ रहा है? देखो हमारे सबसे अच्छे वो होते हैं, वही हमारा भला चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कामयाब होने के लिए कुछ दिन उनको भी इग्नोर कर दे। समझ में आ रहा है? सर पिताजी को कैसे, है ना भैया देखो, कामयाब अगर होना चाहते हो, पिताजी इसके एडवाइजर तो है नहीं, इस कंपनी के संस्थापक तो है नहीं, कंपनी को डीपली समझते तो है नहीं, जितना उनके लोग बता रहे हैं अड़ोस पड़ोस के उतना वो जान रहे हैं, इसलिए वो उल्टा ज्ञान दे सकते हैं। तो जब तक कामयाब नहीं हो जाते हो तब तक बने रहो, उनकी बातों को थोड़ा इग्नोर कर दो। 6 महीने बाद जब कामयाब होके जाओगे अपने घर, और जब हमारी तरह बाइक लेके जाओगे, वही पिताजी बोलेंगे बेटा अब तू जा, साला 5 साल तू 5 रुपया नहीं कमाएगा, लेकिन मुझे भी उसी कंपनी में काम करते रहना है, क्योंकि मुझे पता है वो कंपनी 5 नहीं 5-5 लाख देगी जब तुझे 5 जानना चाहोगे? 98% में जो आएंगे वो कहाँ जाएंगे? मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कोटामा, तो मान लेते हैं एक इंसान पढ़ लिख के गया, एक अच्छी जॉब शुरुआत से उसकी लगी, तो एक अच्छी जॉब अगर गई, मान लेता हूँ 25,000 की सैलरी है ना जी, महीने की 25,000 की सैलरी अगर हो जाती है तो कम से कम 5,000 महीने का खर्चा हो जाएगा, रहने खाने में फिर कम से कम इसके बाद बचेगा कितना? 20,000 बचा। 20,000 बड़े 12 कितना आया? 12 24 2,40,000 40,000 रुपए निकाल दो, फैमिली को दे दिया, या
हुआ 40,000 और निकाल दिया, बाकी बचा कितना? 2 एक साल में कितना बचा है? 2 लाख के हिसाब से अगर ये 5 साल मेहनत करता है तो 5 साल लगातार ऐसा कौन है जो काम कर सकता है? कोई है? बीच में छुट्टी ले लेगा, बीच में जगह बदल जाएगी, घर आ गया, बीमार पड़ गया 2 महीने के लिए तो वो जगह चेंज हो गई, पता नहीं 20 पे लगे 15 पे लगे, कोई पता नहीं। लेकिन ये उतार चढ़ाव जिंदगी के देखते देखते अगर ये 5 साल काम करेगा तो 10 लाख महीने का बचा सकता है। समझ में आ रहा है? 10 लाख ये बचा लिया 5 साल में। इसी अवसर से पूरी जिंदगी की जब तक जवानी है तब तक वहाँ काम कर सकता है, क्योंकि वहाँ मेहनत का समझ में आ रहा है? हड्डियों में खून है, जान है, तब तक मेहनत कर लेगा, जान खत्म तो आके घर रिटायर होकर बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर काम करेगा तो फिर भी 30-40 लाख रुपया पूरे जीवन का कमाई सकता है। समझ में आ रहा है? एक चीज और समझ लेते हैं कि जैसे ही 98% में से जैसे 2% लोग हैं वो लड़ाई से निकलेंगे नहीं, अब 98% लोगों में से ही कुछ 10% लोग अगर हमारे पास आ जाते हैं किस वजह से? समझ में आ रहा है? 10% लोगों में से 5% लोग कामयाब हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब वो कामयाब अगर होते हैं तो उनके साथ क्या? जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने शुरुआत किया IBO यानी कि डिग्री लेवल IBO जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बने इस कंपनी के पहले लेवल पर पहुंचे और पहले लेवल से अगर हमें डायमंड बनना है, क्या बनना है? हमारी जो औसत हो सकती है और इमोशन को देखो, अगर अपनी जिंदगी को आप बहुत ज्यादा इमोशनली लेते हो, बहुत ज्यादा डीपली लेते हो तो आप बैठ के इंतजार नहीं करोगे, आप बैठ के मक्कारी नहीं करोगे, आप गर्लफ्रेंड से बतिया के अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे, इधर उधर की बातें करके आप अपना समय बर्बाद नहीं करोगे, आप काम पे सबसे ज्यादा फोकस करते हो सिर्फ अपने काम पे। तो कितना महीना लग सकता है आपको एक प्रमोशन? 1 महीने में हो सकता है, 1 महीना और एक्स्ट्रा देता हूं, 2 महीना लग जाता है एक प्रमोशन। आप IBO से डायमंड बनने में 2 महीने का वक्त लगाते हैं, इस हिसाब से आपको अगर डायमंड से ED बनना तो कितना लगेगा? 2 महीने। ED से आपको RD बनना है, कितना लगेगा? 2 महीने। RD से आपको CD बनना है, 8 लगेगा? 2 महीने। CD से आपको ECD बनना है, कितना लगेगा? 2 महीने। ECD से आपको बनना है, कितना लगेगा? 2 महीने। टोटल कितना? कितना हुआ? 2, 4, 6, 8, 9, 12 महीना हो गया। सिर्फ 5 साल पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत है क्या? 2 साल। पूरी थोड़ी हम बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं रिटायरमेंट के, जवानी में रिटायर होकर पहाड़ों में जाएंगे, मस्त थाईलैंड पटाया जाएंगे घूमने के लिए। समझ में आ रहा है ना? दुबई का बुर्ज खलीफा देखने जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? नहीं है? कश्मीर जाएंगे स्नोफॉल देखने, मनाली जाएंगे, है कि नहीं? 5 साल के बाद लाइफ को एंजॉय करेंगे, तो 5 साल काम करेंगे। इस हिसाब से 5 में से 1 को निकल गया, अब बचा 4। क्या बना? CA लेवल पे ये जो जितनी इनकम है यहाँ से लेके यहाँ जो भी आपने कमाया, हमारी शायद बाइक खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, काम जो करना था आपने कर लिया, अकाउंट 000, ठीक है? कोई दिक्कत? 1 साल की कमाई आपने यूं उड़ा, ठीक है जी? आपने उड़ा दिया, आपके पास कुछ नहीं, अब बचा क्या आपके पास? क्या बचा? लेवल बचा है। ये जो लेवल बचा है उस लेवल को आप क्या बोलते हैं? एक CA लेवल धारी महीने का कितनी इनकम कर सकता है? 60, 70, 80, 1 लाख भी कर सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपने अगर 2 महीना लगा के बना है तो हो सकता है ऐसे ही मेहनत होगी, थोड़ा कम मेहनत करोगे, थोड़ा कम काम करोगे तो ज्यादा 50,000 कमा लेते हैं। ज्यादा क्या ज्यादा कमा लेंगे, आपको तो पता ही है पैसे लगने ज्यादा होते हैं, फिर आप जमीन करेंगे, है कि नहीं? जमीन पर रहना कम ना, ठीक है जी? मान लिया इस बात को, है ना? ज्यादा नहीं कमाना, 50 कमाते हैं। इस हिसाब से अब जो प्रमोशन का रेशियो है कम से कम 1 साल पे 1 साल तक लेवल पर कुंडली मार के बैठे, ठीक है जी? कोई दिक्कत? तो अब क्या करना है? ये 12 महीना आपने काम किया, 12
बीसीए बन गए। बीसीए लेवल कितनी? 1 लाख के हिसाब से कितना आया? 12 लाख। क्या बन गए? बीसीए बन गए। कितना हुआ हमारा? 24 लाख हुआ। ये आपको यहाँ पे उसके बाद आपको क्या बनना है? यूनिवर्सल बनना है। यूनिवर्सल लेवल पे आने के बाद आप 2 ये और माइनस हो गया, 1 साल और, ठीक है जी? यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल लेवल से कितना भी कम अगर आप कमाओगे ना, कितना भी 5 लाख रुपया कमाओगे, ठीक है ना? 5 लाख कमाओगे 5 के हिसाब से कितना हुआ? कितना जोड़ना, कितना हुआ? कितना हुआ? 24, 36, 30 लाख, 90, 90, 100 और 100 को 100 कितना हुआ? 102 लाख। कितना हुआ भाई? 102 लाख। 102 लाख, 102 लाख यानी कि 102 लाख। 5 साल में करोड़पति का टप्पा तुम्हारे पास। कंपनी ने बहुत इजी कर दिया। जब हम लोग काम जब कर देते थे तो हमें ईडी जितना बनने के लिए करना पड़ता था, उसमें तो डायमंड बन जाता। समझ में आ रहा है ना? कंपनी ने अपने सिस्टम को और स्मूथ कर दिया, बोला और जल्दी जल्दी बढ़ो, क्योंकि हमको पूरा हिंदुस्तान कवर करना है, पूरे हिंदुस्तान की गरीबी दूर करनी है। जो भी इस बात को समझ लेता है उन सभी की तकलीफों को दूर करना है, और जो नहीं समझा उसको तो भगवान भी नहीं सीधा कर सकता। तो मैं क्या समझ में आ रहा है ना? उसकी जिंदगी बदल जाती है, और जो नहीं समझ पाता है कोई बात नहीं भाई, उसको तो ऊपर वाला भी नहीं सुधार सकता। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ मौका दे सकता है, और उस मौके पे चौका लगाना आपका काम है। और अगर आप वहाँ पे बैट भी नहीं घुमाएंगे तो बल्ला थोड़ी ना सीमा रेखा बाहर जाएगा क्या? बल्ला तो घुमाना पड़ेगा। इसलिए बल्ला घुमाया, 5 साल में वो बंदा करोड़पति बन गया, और करोड़पति बनने के बाद यूनिवर्सल लेवल होगा, फिर काम करो या सो, फिर भी हर महीने का 5 लाख रुपये तुम्हारे अकाउंट में आता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस दुनिया को भी छोड़ के जाओगे तो वो लेवल अपने घर वालों को दे के जाओगे, और आपका जो बेटा होगा, आपकी जो संतानें होंगी, आराम से बैठी रहेगी, और उनके हर महीने अकाउंट में 10 लाख रुपए जब आएगा तो उनका जो बेटा होगा बोलेगा, पापा पापा मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप कोई काम तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी ये महीने का इतना कहाँ से आता है? तो वहां पे मस्त फोटो लगा होगा, समझ में आ रहा है? आपका मस्त फोटो लगा होगा, वहां ले जाके आपका बेटा दिखाएगा, बोलेगा देख ये तेरे दादाजी हैं, एक वक्त था कि उन्होंने सर्वश्री में काम किया था, जिसकी बदौलत आज हम सभी लोग बैठे भी रहे, तो आने वाली 7 पीढ़ी ऐसे बैठे। देखो, हमारे दादा होंगे, परदादा होंगे, उनके दादा होंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी 4-6 जनरेशन को जानते हैं? कोई जानता होगा? पिताजी को और दादाजी को लोग जानते होंगे, लेकिन वहीं पे भगत सिंह को कौन नहीं जानता, राजगुरु को कौन नहीं जानता, गांधी जी को कौन नहीं जानता, चंद्रशेखर आजाद जी को कौन नहीं जानता? जानते तो है ना भैया, उनको तो जानते हैं, अपने दादा के दादाजी को नहीं जानते। क्यों भाई? वजह यह है कि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे उनको याद किया। ये लोग ऐसे काम करके गए जिसकी वजह से लोग फोटो लगाता है, साफ करता है, माले पहनाता है, इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि वो रिस्पेक्ट लाइक काम करके गए हैं, कुछ ऐसा काम करके गए हैं जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। हम सबको आजादी दिला के गए हैं। आप एक बार सोच के देखो, उन्होंने अपने देश को आजाद करवाया, अपने देश को आजाद करवाने में अपनी कंट्रीब्यूशन दिया। अगर आपने अपने देश को तो आजाद कराना नहीं है, क्योंकि हम लोग फुल्ली फ्रीडम में हैं, लेकिन हमने अगर अपनी फैमिली को गरीबी दूर करवाने में अगर अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो आने वाली 7 जनरेशन आपको मिल पाएगी। थोड़ा भी शक सुभाव
तो आपने नाम सुना होगा धीरू भाई अंबानी, नाम सुना होगा अडानी का, सुना तो होगा। आपने नाम सुना होगा बड़े सारे लोगों का जो बड़ी सारी अमीरी में जीते हैं। जैसे कि आज के टाइम में दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क है, फिर उसके बाद जेफ बेजोस आते हैं। इन लोगों को क्या लगता है इनके खानदान वाले भूल जाएंगे? आने वाली 7वीं पीढ़ी चल रही होगी ना तब भी धीरू भाई अंबानी का नाम नहीं भूलेगी। आने वाली 7वीं पीढ़ी चल रही होगी ना तो भी एलोन मस्क का नाम कोई नहीं भूलेगा। समझ में आ रहा है? उन्होंने अपने परिवार को अमीर करवाने के लिए वो सारी मेहनत करी और सारी मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल दिया, अपने परिवार की गरीबी को दूर कर दिया, अपनी गरीबी अपने परिवार की एक एक समस्याओं को अपने से इतना दूर फेंक दिया कि आने वाली 7 जनरेशन तक उनको छू नहीं पाएंगे। तो क्या लगता है कोई आदमी क्या जाएगा? ऐसे अगर हमने अपने परिवार के लिए क्या मेहनत, ऐसे अगर हमने अपने परिवार को कुछ ऐसा दे दिया जिसकी वजह से आने वाली 7वीं जनरेशन भी अपनी भूल नहीं पाएगी, लेकिन उसके लिए आज मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा अलग ट्रैक करना ही पड़ेगा। जो हमारे समाज सोसाइटी में चल रहा नौकरी, छोटा मोटा रोजगार या फिर केले का ठेला, ये सब कुछ करके जिंदगी में कोई परिवर्तन होना नहीं है, तो सबके सब कर रहे हैं। कुछ अलग, कुछ हटके क्या लगता है कि धीरू भाई अंबानी जो सभी लोग कर रहे हैं वही करना शुरू करता तो क्या वो आज नहीं होता? वही चीज अगर अडानी कर रहा होता, जो सभी लोग कर रहे हैं वो भी कर रहा होता तो क्या नहीं होता? एलोन मस्क भी वही कर रहा होता जो लोग कर रहे हैं तो क्या नहीं होता? जेफ बेजोस अगर जो लोग कर रहे हैं वही वो भी कर रहे होते तो क्या नहीं होते? दुनिया में जितने भी टॉप 10 लोग हैं अमीरों की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों ने वो किया जो दुनिया करना नहीं चाहती, और करना तो छोड़ो जानती भी नहीं है, कभी उस पर बिलीव भी नहीं कर सकती, भरोसा भी नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर रहे हैं। आप सोच के देखो, अडानी का नाम जुड़ता अमीरों में, उसने ऐसा कांड कर दिया, उसने गैस का पाइप लगवा दिया सबके घरों में, बोला बाटला ढोने की जरूरत नहीं है तुमको, तुम्हारे घर में हम गैस पहुंचा देंगे। सोच नहीं सकता लोग। अंबानी एक टेलीकॉम कंपनी में इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाके दे दिया, इतनी बड़ी रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया कि सारी टेलीकॉम कंपनियां खत्म। जहां एक डाउनलोड करते थे गाना MP3 का 2 MB का, वो सारा डाउनलोड होने में पूरा दिन लग जाता था, उसने ऐसा दे दिया कि पूरा 2 GB पूरा दिन इस्तेमाल, सब कुछ फ्री, अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री, ऐसा कर दिया जो कभी सोच ही नहीं सकता था कोई। उसी तरीके से एलोन मस्क, जब उसको देखा गया, उसने बोला भाई स्पेस एजेंसी बनाऊंगा मैं, और ऐसा ही स्पेस बनाऊंगा जो जाएगा अंतरिक्ष में और सेफली लैंड भी होगा, रीयूज में भी आएगा। सारे साइंटिस्ट बोले साला पागल हो गया, रॉकेट का भी दोबारा इस्तेमाल होने के लायक बचती है? नहीं बचती है। लेकिन उसने बना के दिखा दिया, स्पेस एक्स नाम की कंपनी बनाई, उसने बना के दिखा दिया। दुनिया को बोला ये दुनिया भी खत्म हो सकती है, जिस तरीके से डायनासोर इस दुनिया को छोड़ के चले गए, ऐसा ही कोई उनका पिंड गिरेगा और फिर से दुनिया तबाह हो सकती है। इसलिए इस दुनिया को छोड़ो, चांद पे बसना शुरू करो। चांद की शुरुआत उसने कर दी सबसे पहले, मिशन चांद का उसने शुरू किया। ऐसी ऐसी सोच जो लोग सोच भी नहीं सकता, ऐसा क्रिएशन, ऐसा सब कुछ क्रिएट करना शुरू कर दिया। जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं, उनने बोला कि भैया ये जो लोग जाते हैं दुकानों पे ना, ये पसंद नहीं है, घर बैठे सामान मंगाओ। तगड़ा रेवोल्यूशन ला दिया, और इन सारे वजहों से आज वो सभी लोग अमीरों की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच हमसे और तुमसे मिलती नहीं, उनकी सोच उनकी सोसाइटी से मिलती नहीं है, रिश्तेदारों से मिलती नहीं है, परिवार वालों से मिलती नहीं है। वो बिल्कुल अलग और अल्ट्रा लेवल की सोच है, अलग तरीके की सोच, बिल्कुल अलग। इस वजह से वो आज दुनिया के अमीर कहलाते हैं, और हम सोचते हैं हमारा पड़ोसी जैसा बोलता है वैसा हम करेंगे तो अमीर हो जाएंगे, हमारा रिश्तेदार जो बोलता है वो कर लेंगे तो अमीर हो जाएंगे, हमारे आसपास के लोग जो बोलते होंगे वो कर लेंगे तो अमीर हो जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ हट के कुछ अलग को करना ही पड़ेगा। और आपके खुशनसीब लोग हैं जिसको अलग और हटके करने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर वाले ने कहा आप ही तक पहुंचा। समझ में आ रहा है? गाँव में 200, 400, 500 लोग होंगे, उनमें से मौका आपको मिल गया, आप खुशनसीब लोग हैं। बस अब क्या करना ये है, अपने आप को समझाना है कि मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली की गरीबी को दूर कर सकता हूँ। अगर ये सब कुछ कर लिया तो आने वाले टाइम में अमीर बन सकते हैं।
बाकी आपको समझने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। बड़े सारे लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि चलो हो गया, कम से कम आपको चले, समझ में आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपने इतना समय हमारे साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस आपकी फैमिली आपको धन्यवाद तब देगी जब आप अपनी फैमिली को अमीर बनाते हैं। आप अपनी फैमिली को अमीर बनाना चाहते हैं, अमीरों की कैटेगरी में लाना चाहते हैं, अगर समाज में आपके पिताजी खड़े हो जाए तो उनकी बातें सबसे ऊपर रहे, आप चाहते हैं तो आज आपको अमीर बनने का डिसीजन लेना पड़ेगा और आज डिसीजन लेकर उस पर काम करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी सुनेंगे और अपनों की सुनेंगे और सिर्फ अपने प्लान की सुनेंगे। इस कंपनी में जब तक नाम अंबासडर नहीं तब तक किसी की सुनने वाले सभी लोग काम करने के लिए मेहनत करके एक ऐसा रेवोल्यूशन लाएंगे, एक ऐसी क्रांति लाएंगे अपनी सोसाइटी में कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से अभी एक बच्चा जब पैदा होता है थोड़ा समझदार होने के बाद वो एक ही बात बोलता है कि मम्मी मम्मी मुझे आईएएस पीसीएस बनना है, मम्मी मम्मी मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आने वाले वक्त में ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, ऐसा सोसाइटी में माहौल बना देंगे कि एक बच्चा पैदा होगा तो हमको देख के, हमारे परिवार को देख के, इस एसएचपीएल के डिस्ट्रीब्यूटर को देख के एक ही बात बोलेगा, मम्मी मम्मी कुछ मत बनाना, एक बार एसएचपीएल का काम बनाना। एक बात बोलते हैं, फिलहाल किसी पार्टी का नहीं हूं मैं, लेकिन वो एक बात बोलते हैं विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु ऐसे नहीं बना, समझ में आ रहा है? विश्व गुरु बनने के लिए आपके पास विश्व से ज्यादा पैसा होना चाहिए, आपकी जीडीपी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास सबसे ज्यादा लोग पैसा बनाने वाले लोग होने चाहिए, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना 5% टीडीएस देके भारत सरकार को इतना मजबूत सरकार बनाएंगे, इतना मजबूत भारत को बनाएंगे कि वर्ल्ड वाइड सब इसके नतमस्तक देश को पूरे विश्व में विश्व गुरु कहलाने के लिए तैयार है। काम सिर्फ सरकार का नहीं होता, वो सरकार किसी की भी हो, देखो सरकार की बात कर रहा हूँ, पार्टी की नहीं, समझ में आ रहा है? जो सरकार चलाई जाती है वहां तो पार्टियां आती जाती है, समझ में आ रहा है? हमेशा रहे, समझ में आ रहा है? हर एक नागरिक का सर्वप्रथम अधिकार यही है कि वो अपने आप को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करे, अपने आप को अपनी सोसाइटी समाज में अमीर बनाने के लिए काम करे, क्योंकि जब हम अमीर होंगे तभी तो भारत सरकार का टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। होगा तो टैक्स कौन सा देंगे, और जब पैसा होगा तब ज्यादा से ज्यादा टैक्स देंगे, और जब टैक्स देंगे तभी तो जीडीपी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, तभी हम अमेरिका जैसे देश को दिखा पाएंगे बेटा तो नहीं, लाल आंखें हम भी दिखा सकते हैं करने के लिए, माहौल बनाने के लिए, टेंशन नहीं लेने का। अगर पड़ोसी में कुछ बातें चल रही हो इग्नोर करो, एक वक्त ऐसा लाके दिखा दो कि आने वाले 6 महीने 1 साल के बाद अगर पड़ोसी और आपकी मम्मी में कोई बहस हो जाए, पड़ोसन की मम्मी और आपकी मम्मी में कोई भी बहस हो जाए, पड़ोसन की मम्मी तुम्हारी मम्मी से बोले कि मेरा बेटा किसी कंपनी में जाके महीने का 20,000 कमाता है, तुम्हारी मम्मी वहां कहने से ना चुके हुए हट, तेरा बेटा क्या, मेरा बेटा एसएचपीएल का क्राउन एम्बेसडर महीने का 50,000। अगर बहन में टक्कर हो जाए, कहीं महफिल लगी हुई है, आपकी बहन वहां पे है और दूसरे की बहन तुम्हारी बहन से बोल रही है मेरा भाई है ना वो किसी कंपनी में सुपरवाइजर है, महीने का 50,000 कमाता है, तो तुम्हारी बहन कहने से ना चुका है हट, मेरा भाई एसएचपीएल का डबल क्राउन एम्बेसडर अपनी मेहनत से हर महीने 2 लाख की इनकम। अगर पड़ोसी की बीवी तुम्हारी बीवी को आके चढ़ा रही हो तुम्हारे हमारे में वो है ना फोर्स
चुके बे हट। मेरे तो एसएचपीएल कंपनी के यूनिवर्सल लेवल पे काम करते हैं और महीना का 5 लाख। अपने पति का बार बार फोटो में तुम्हारी बीवी को दिखा रही है, तो तुम्हारी बीवी के पास अभी हाल ही में लॉन्च हुआ आईफोन 15 प्रो मैक्स जिसकी कीमत 1,80,000 है, तो तुम्हारी बीवी के हाथ में। सभी लोग जितने भी इन्वेस्टर लोग बैठे हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को अभी भी छोड़ के बैठे हुए हैं, यार 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं, किसी ने बोला 6 महीना इंतजार करवाओ, अगर तुम्हारी है तो इंतजार करेगी वरना दूसरे के बाहों में नजर आएगी। हकीकत है भाई, 6 महीने इंतजार करवाओ, और अगर उसने 6 महीने इंतजार कर लिया फिर उसके बाद अगर पड़ोसन आके तुम्हारी वाली से बोले अरे हमारे वो है ना महीने का 50,000 कमाते हैं, तो तुम्हारी वाली कहने से ना चुके बे हट, तेरा 50 कमाता है, मेरा जब आता है मुझ पर 50 खर्चा कर देता। सुनते रहना है, सुनते रहना है और काम करते जाना है। किसी भी नेगेटिव लाइन की सुनना नहीं है, कुछ भी हो जाए देखना भी नहीं है, बस सिर्फ एक ही जगह नजर होगी कामयाबी पे, एक ही चीज हासिल करने की तरफ होगी कामयाबी, और एक दिन वो चीज आएगा, एक दिन आपके पास वो वक्त आएगा जब आप कामयाब भी होंगे और आपके पास सब कुछ होगा और सभी के सभी दोस्त रिश्तेदार। जाते जाते यही कहूंगा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क